रिकॉर्डिंग अगर जो है आप जो है ज्वाइन नहीं करना चाहते वाया ऑडियो और वाया वीडियो, तो आप जो है चैट के जरिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों ही ऑप्शंस आपके पास हैं, जो भी आपके लिए बेहतर हो। बिफोर स्टार्टिंग आवर प्रेजेंटेशन मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताएं कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन से स्कूल्स या कौन से कॉलेजेस या कौन सी यूनिवर्सिटीज में वो पढ़ाते हैं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन करा दिया है। और जो है इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरी कोई वर्कशॉप ली है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा था, ये सारी बातें मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं। अगर कोई ऑडियो के जरिए आना चाहते हैं तो ऑडियो के जरिए आ जाए, और अगर कोई चैट के जरिए मुझे बताना चाहते हैं तो चैट के जरिए भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नुमा से जो है हमारी जो है प्रेजेंटेशंस में जो है पिछली जो है कनेक्टिविटी रही है। आप जो हमसे पहले भी जो है ज्वाइन कर चुकी हैं हमारी वर्कशॉप्स को, वेबिनार में भी आती रही हैं और वर्कशॉप में भी आती रही हैं। इसके अलावा बाकी पार्टिसिपेंट्स बताना शुरू करें कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं और कौन कौन से जो है इदारों में वो आजकल पढ़ाते हैं। Sir, can I start? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नादिया स्टार्ट। Yeah. So I'm Nadia Ahmed, and I'm a student at Zabist, and I'm doing my MPhil. And other than that, I'm a teacher. इन एजुकेशन। Yeah, MPhil in education. And other than that, I'm a teacher. I'm a Montessori teacher. I'm a Montessori teacher trainer as well. I'm a certified remedial teacher as well. So I do lots of other things, yes. But currently, I'm only teaching the Montessori. I'm a Montessori teacher training. Basically, I'm doing, and I'm taking a Montessori class as well. So these are the things currently I'm engaged in. Otherwise, I'm also a certified remedial teacher, that is the learning disorder children, dyslexia and dyscalculia and all that. That's ठीक it. है, थैंक यू सो मच नादिया। तो नादिया बता रही हैं कि वो ज़ेबिस्ट की स्टूडेंट है, एमफिल कर रही हैं एजुकेशन में। इसके अलावा और हमारे साथ जो डॉक्टर राबिया मौजूद है, मास मौजूद हैं, साइमा साहिबा मौजूद हैं। काइंडली आप लोग भी बताना शुरू करें कि कौन कौन सी जगहों से आप लोग बिलोंग करते हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ पर जाए, ताकि असल में ये बहुत ज़रूरी है जानना कि आप कहाँ पढ़ाते हैं, मैं क्या करता हूँ, ताकि जो है हमारी जो पूरी प्रेजेंटेशन है उस पर जो है सारी की सारी जो हमारी कॉन्वर्जेशन है वो इसी से रिलेटेड हो। क्योंकि अब इन्होंने बताया कि ये मॉन्टेसरी डायरेक्टर्स है, ये मॉन्टेसरी जो है टीचिंग ट्रेनिंग भी करती है। तो जो है मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है उससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल्स भी दे सकूं और उससे रिलेटेड जो है इनसे बात भी कर सकूं अपने पूरे सेशन में। डॉक्टर राबिया जो है मैसेज करके बता रही है कि आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फिजियोथेरेपिस्ट एज वेल। ठीक है, वेल एंड गुड कि जो है वो बता रही है कि जब वो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, डेफिनेटली वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में ही जो है असिस्टेंट प्रोफेसर होंगी। अच्छा, इसके अलावा जो है मजीद भी लोग मौजूद हैं, लेकिन अगर वो ज्वाइन बताना चाहें तो बता सकते हैं। बहरहाल हम अपनी प्रेजेंटेशन का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि जो है आप सब ज्वाइन करते हमारे साथ जो है डॉक्टर राबिया मौजूद थी या नादिया मौजूद थी, कोई एक मौजूद था हमारे साथ, और उस वक्त जो है हमने जो है एक वीडियो दिखाई थी। वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि इससे पहले कि हम ये जानें कि जो है 21st सेंचुरी लर्नर्स को पढ़ाना कैसे, हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये इस टॉपिक तक पहुँचे ही क्यों हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी है हमें इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने की, क्यों जरूरत पड़ी है मुझे इस प्रेजेंटेशन को कंडक्ट करने की, और क्यों ये डिस्कशन भी अब हो रही है कि जो है हम जो है 21st सेंचुरी लर्नर स्टूडेंट्स को जो है किस तरीके से पढ़ाएं, और क्या फर्क है हमारे आज से पहले स्टूडेंट्स में और अभी के स्टूडेंट्स में। तो हमारे पास एक वीडियो है और मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं वो वीडियो दिखा दूं और उस वीडियो को दिखाने के बाद जो है दोबारा से जो है हम अपनी बात को स्टार्ट करें। तो वीडियो मैं जो आपके साथ दोबारा प्ले कर रहा हूँ, इसमें जो है कुछ स्लाइड्स चल रही हैं, उन स्लाइड्स को जो हम पढ़ेंगे भी और फिर इस पर जो है मजीद डिस्कशन करेंगे।
जी, तो हमारे पास जो है ये हमारे पास एक वीडियो मौजूद थी। इस वीडियो में हम जो है हमने देख लिया कि जो है बताने का मकसद ये था, वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि जो है हमारे इर्द-गिर्द का माहौल जो है किस तरीके से जो है टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो रहा है। अभी जब हमारे पास कोविड की सिचुएशन आई, तो कोविड की सिचुएशन आते ही जो है हमने देखा कि हमारे इदारे, हमारे स्कूल्स, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटीज़ कई दिनों तक जो है अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर सकी। मैं बहुत सारे इदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं हर इदारे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे इदारों की बात कर रहा हूँ, जो मेजॉरिटी में पाकिस्तान में अभी भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो कि प्रॉपर्ली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो चैलेंज था एजुकेटर्स के लिए इन द सिचुएशन ऑफ कोविड, वो यही था कि जो है वो किस तरीके से टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करते हुए लर्निंग को कंटिन्यू करें और मेक श्योर करें कि एजुकेशन किसी ना किसी तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचती रहे। और ये हमारे लिए हमारे पाकिस्तानियों के लिए जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, जिसकी वजह से जो है हमारे बहुत सारे जो है हमारे जो बहुत सारे इदारों को जो है एजुकेशन जो स्टॉप करनी पड़ी। अब इस एजुकेशन स्टॉप करने की वजह से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के लॉसेस भी हो रहे हैं, स्कूल्स भी लॉसेस में जा रहे हैं, हमारी एजुकेशन जो है स्टॉप हो गई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है एजुकेशन को किस तरीके से कंटिन्यू करें। इस कंटिन्यूएशन की बहस को जैसे ही स्टार्ट किया तो बहुत सारे स्कूल्स ने और बहुत सारे कॉलेजेस ने, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने बहुत सडनली शिफ्ट कर लिया ऑनलाइन क्लासेस की जानिब। उन्होंने ज़ूम जॉइन कर लिया, उन्होंने गूगल क्लासरूम स्टार्ट कर दिया और उसके बाद जो है वो एक ऑनलाइन टीचिंग के सेटअप पर आ गए। हम तमाम टीचर्स एज़ एन एजुकेटर भी जो है काफ़ी जो है कन्फ्यूज़ थे कि किस तरीके से हम जो है टीचिंग को कंटिन्यू करेंगे। टीचिंग करना ऑनलाइन एक अलग काम है, क्योंकि जो है डिस्टेंस एजुकेशन पे जो है क्या होता है, बहुत सारी चीजें जो है चेंज होती हैं। तो हमारे लिए बहुत ज्यादा चीजें जो है क्या हो गई, मुख्तलिफ हो गई। दैट टू कि जो है अब हमारे पास क्या हो गया, एक सिचुएशन तो ये कि हमारा जो है कोविड की सिचुएशन ने सिचुएशन को मजीद खराब किया हुआ है, लेकिन इसके अलावा इन जर्नल भी जो जो हमारी जनरेशन है, जो हमसे पहले की जनरेशन है, जो हम सब जिस जनरेशन से बिलोंग करते हैं, वो एक पुरानी किस्म की जनरेशन है और अब जो एक नई किस्म की जनरेशन आ रही है। हर जनरेशन में जब 5-6 सालों का गैप आ जाता है या 10 सालों का गैप आ जाता है, तो उस गैप की वजह से उनके सोचने का तरीका, उनके बोलने का तरीका, उनकी बात करने का तरीका, उनके समझने का तरीका मुख्तलिफ हो जाता है। तो दूसरी वजह ये भी है कि हम जो है आज जो 21st सेंचुरी लर्नर को पढ़ाने का तरीका सीख रहे हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि हम किस तरीके से ये जानें कि किस तरीके से आज के बच्चों को, आज की जनरेशन को हम पढ़ाएं। तीसरी अहम बात ये है कि हम जो आज कोर्स पढ़ा रहे हैं, हम जो आज अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, वो डेफिनेटली आज से 4, 5, 6 साल बाद जाकर जो है क्या करेंगे, मार्केट में एंटर होंगे और मार्केट में एंटर होने के बाद जो है वो दुनिया में कॉम्पीट करेंगे दूसरी मार्केट से। पाकिस्तान के अलावा दुनिया में जो है वो जाएंगे और जो है काम करेंगे। तो क्या हम अपने सिलेबस को, अपने कंटेंट को, अपने स्टूडेंट्स को उस तरीके से प्रिपेयर कर पा रहे हैं कि वो आइंदा आने वाले सालों में जो है बाकी दुनिया से कॉम्पीट कर सकेंगे, ये नहीं कर सकेंगे? ये भी एक वजह है कि हम जो है आज सीख रहे हैं कि 21st सेंचुरी जो स्टूडेंट्स को किस तरीके से जो है हमें पढ़ाना चाहिए। एक और वजह ये कि वर्ल्ड हमारे इर्द गिर्द, सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, दुनिया हमारे इर्द गिर्द जो है क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी से डिपेंडेंट होती जा रही है। रोज कोई ना कोई न्यू एप्लीकेशन, न्यू वेबसाइट, न्यू टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में जो है क्या हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है और उस इनकॉर्पोरेशन की वजह से हमारी लाइफ जो है बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। और उस चेंजेस की वजह से, क्योंकि इतनी रैपिडली हमारी चेंजेस आ रही हैं हमारी लाइफ में, हमारे खाने के स्टाइल में, हमारे बैठने के स्टाइल में, हमारे बोलने के स्टाइल में, हमारे कम्युनिकेशन के स्टाइल में, हम चीजों को जिस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं उस स्टाइल में, यानी कि हर चीज में, बिजनेसेस में, इंडस्ट्रीज में, एजुकेशन में, हर तरीके से जो है क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की इनोवेशन जो है इंक्लूड हो रही है। और जब टेक्नोलॉजी की इनोवेशन जो है हर फील्ड में बहुत रैपिडली हो रही है, बहुत रैपिडली हमारे वर्ल्ड जो है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब चेंज हो रहा है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने स्टूडेंट्स को भी इस रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट से फेमिलियर कराएं और उनको जो है सिखाएं कि किस तरीके से जो है इस एनवायरनमेंट को कॉप अप करते हुए हमने जो है आगे चलकर दुनिया में जो है कम्पीट करना है और जो है एक माशरे का पॉजिटिव और प्रोडक्टिव पार्ट बनना है। ये सारी चीजें जो है हमारे आज का जो है लर्निंग आउटकम होनी चाहिए कि किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर सकेंगे आने वाले वक्तों के लिए। तो ये सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो है एक 21st सेंचुरी लर्नर का जो है एक ब्रेन
जो है मैपिंग आ गई, और उस मैपिंग में आप देख रहे हैं कि जो है हमारे पास जो है बताया जा रहा है कि किस तरीके से 21st सेंचुरी लर्नर की रिक्वायरमेंट है कि वो क्या होना चाहिए। पहले हमारे पास जो स्टूडेंट्स होते थे, उन स्टूडेंट्स पे जो हम क्या करते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टूडेंट्स हमारे पास होते थे, उनमें से 3 बच्चे जो है पोजीशन से लेते थे, बाकी तमाम स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमें इनका जो है इतना ज्यादा परवाह नहीं होती थी। लेकिन अब क्योंकि माशरे को बहुत ज्यादा जरूरत है चीजों में जो है पार्टिसिपेट करने की, पार्टिसिपेंट्स को मुख्तलिफ लोगों की दरकार है, सिर्फ हमारे पास जो है बेस्ट को हमें जो है बेस्ट नहीं बनाना है, बल्कि वो स्टूडेंट्स जो कि एवरेज हैं या बिलो एवरेज हैं, हमें उनको भी आने वाले माशरे के लिए तैयार करना है। क्योंकि अगर हम उनको तैयार नहीं करेंगे तो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड और जो पोजीशन होल्डर्स या जो शुरू के ए ग्रेड स्टूडेंट्स हैं, वो तो किसी ना किसी तरीके से जो है मार्केट में कॉम्पीट कर सकेंगे, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स जो हमारे जो मौजूद होंगे, जो कि एवरेज स्टूडेंट्स होंगे या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होंगे, उनमें हम किस तरीके से ये क्वालिटीज इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वालिटी हमारी स्क्रीन पर जो है मौजूद है, और हम इस क्वालिटी की स्क्रीन पर जब देख रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो नजर आ रहा है कि जो है द 21st सेंचुरी लर्नर इज अ कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट जो है आज के दौर में जो है हमारे पास जो है एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर ये क्वालिटी किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स मौजूद नहीं है, तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि कम्युनिकेशन स्किल्स की लैकिंग की वजह से बहुत सारी जगहों पर हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाती हैं, बहुत सारी जगहों पर हम अपनी बात को सही नहीं समझा सकते अगर अभी आपके और मेरे दरमियान कम्युनिकेशन ना हो। अभी हमारे दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो ऑडियो के जरिए हो रहा है, मैं अपनी वीडियो के जरिए आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आप जो है चैट के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो अगर ये हमारे दरमियान कम्युनिकेशन ना हो, या मैं अपनी बात सही से समझा ना सकूं, या आप अपनी बात सही से ना समझा सके, तो ये हो सकता है कि जो है हमारी जो सेशन का जो प्रोडक्टिव आउटकम होना चाहिए वो आउटकम अचीव नहीं होगा। तो बहुत जरूरी है कि हम आपस में एक दूसरे से क्या करते रहे, कम्युनिकेट करते रहे। और क्योंकि हम आज ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से हमें अपने स्टूडेंट्स को कम्युनिकेटर बनाना है और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट क्वालिटी हमारे 21st सेंचुरी लर्नर की होनी चाहिए कि वो एक अच्छा कम्युनिकेटर हो, जो सोचता हो, जो समझता हो, उसको प्रैक्टिकली सबके सामने कम्युनिकेट कर सके। नंबर सेकंड क्वालिटी हमारे पास जो मौजूद है वो है ग्लोबली अवेयर। हमारे स्टूडेंट जो हमारा 21st सेंचुरी लर्नर है आज का, उसको ना सिर्फ हमारे एनवायरनमेंट से अवेयर होना चाहिए, बल्कि ग्लोबल एनवायरनमेंट से अवेयर होना चाहिए। उसको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि दुनिया कहाँ पर पहुंच गई है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें भी पता है कि जो इस वक्त जब हमारी कोविड की सिचुएशन आई, तो बहुत सारी चीजों में हम टेक्नोलॉजी के मामले में अवेयर नहीं थे। आज से अगर मैं 4-5 महीने पहले की बात करूं, जब कोविड की सिचुएशन नहीं थी, तो हार्डली हम में से कोई भी जाएगी जूम या गूगल क्लासरूम या इस तरीके की टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर रहा था अपने क्लासरूम्स में। लेकिन जैसे ही कोविड की सिचुएशन आई, तो हमें काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। लेकिन अगर हम अपने स्टूडेंट्स को और अपने आप को आज के दौर के हिसाब से ग्लोबली अवेयर करें कि ना सिर्फ पाकिस्तान में क्या चल रहा है, बल्कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी की टर्म्स में, एजुकेशन की टर्म्स में या दूसरे और टर्म्स में, तो हमें ये मालूम होगा कि हम अपने आप को बहुत सारी चीजों के लिए प्रिपेयर कर सकेंगे। तो अपनी प्रिपेयर्डनेस को बेहतर करने के लिए आज के स्टूडेंट को ग्लोबली अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो सेकंड क्वालिटी हमारे स्टूडेंट्स की होनी चाहिए कि वो ग्लोबली अवेयर हो। थर्ड क्वालिटी हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट्स की होनी चाहिए वो है हमारे पास, देखिए, अ सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर। एक दौर था कि एक टीचर क्लासरूम में आता था, स्टूडेंट सामने बैठे होते थे, टीचर आकर अपना लेक्चर स्टाइल में अपना लेक्चर देता था, स्टूडेंट्स खामोश रहते थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं होती थी, कोई क्वेश्चन आंसर्स नहीं होते थे, कोई कोलैबोरेशंस नहीं होती थी, कोई पीबीएल प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग्स नहीं होती थी, और स्टूडेंट्स को सिर्फ उतनी इंफॉर्मेशन दी जाती थी जो कि टीचर देना चाहता था, और उस इंफॉर्मेशन के बाद स्टूडेंट ने जितना एब्जॉर्ब कर लिया ये उसके अपने ऊपर होता था। लेकिन आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में इतनी एडवांसमेंट हो चुकी है कि अगर हम सिर्फ अपने टॉपिक्स को ही कुछ स्टूडेंट्स को बता दें, तो क्योंकि इतनी ज्यादा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी की है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को ये सिखा दें कि हम पे सिर्फ डिपेंडेंट ना हो, बल्कि एक सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर बन जाओ, खुद से बहुत सारी चीजों को सीखना शुरू कर दो, तो जब स्टूडेंट्स खुद से बहुत सारी चीजों को सीखना शुरू कर देंगे तो हमारा काम भी बहुत हद तक आसान हो जाएगा, और स्टूडेंट्स की लर्निंग वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी, बल्कि अपनी अपनी एबिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगी। कि लेट सपोज अगर एक स्टूडेंट है जो कि ए ग्रेडर है या अच्छा स्टूडेंट है, तो वो बहुत सारी चीजें जल्दी सीख सकता है विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। वो यूट्यूब वीडियोस देख सकता है, वो बेशुमार हमारे रिसर्च जर्नल्स और रिसर्च प्रैक्टिकल्स अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पर, उनसे जरिए स्टडीज कर सकता है, बहुत कुछ सीख सकता है वो ऑनलाइन। तो हमारे जो थर्ड क्वालिटी हमारे 21st सेंचुरी लर्नर की होती है वो ये होती है कि वो डिपेंडेंट लर्नर नहीं होता, बल्कि वो सेल्फ डायरेक्टेड लर्नर होता है। वो अपने आप को सिखा सकता है, वो खुद से सीख सकता है बहुत सारी चीजें, जिसमें उसको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती।
जो फोर्थ क्वालिटी हमारी स्क्रीन पर मौजूद है वो है इनोवेटर। इनोवेशन बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें जो है हमारे जो है लाइफ में इनकॉर्पोरेट होती रही और वो कई सालों से चलती रहती हैं, लेकिन इस कई सालों तक चलने के बाद जो है उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अभी हम इस कोविड की सिचुएशन को दोबारा बात करेंगे तो कई हजारों लाखों सालों से ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम जो चलता आ रहा है, जिसके अंदर स्कूल्स होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं, कॉलेज होते हैं, स्टूडेंट्स वहां तक पहुंचते हैं, टीचर वहां पर आती है और पढ़ाती है। लेकिन जैसे ही ये कोविड की सिचुएशन आई और हमें कहा गया कि आप अपने स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को बंद कर दें, तो जैसे ही स्कूल्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद हुए तो हमें फौरन ही जरूरत पड़ी एक इनोवेटिव आइडिया की। और वो इनोवेटिव आइडिया था कि हम किस तरीके से डिजिटल क्लासरूम्स को, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर सकें। तो हमारे लिए ये भी बहुत जरूरत है कि हम अपने स्टूडेंट्स को आने वाले दौर की प्रॉब्लम्स के लिए तैयार कर सकें। वो किस तरीके से आने वाली प्रॉब्लम्स में इनोवेशन लेकर आ सकते हैं, आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वो किस तरीके से इनोवेटर बन सकते हैं। और बिल्कुल इस तरीके से एक पांचवी क्वालिटी लिखी है कि प्रॉब्लम सॉल्वर। और प्रॉब्लम सॉल्वर भी इसी तरीके से रिलेट है कि इनोवेट करने का मतलब ये होता है कि जो स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से अपनी कोई नई टेक्नोलॉजी को या किसी नए तरीके से जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब ये होता है कि मल्टीपल वेज है हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के और हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वालिटीज और भी मेंशन है, जैसे कि सिविकली एंगेज, कि जो है ना सिर्फ वो उसको अपने इर्द गिर्द की परवाह हो बल्कि उसको दुनिया की परवाह हो, एनवायरमेंट की परवाह हो, कि जो किस तरीके से जो है वो जो है उसको जो है ये हो कि ना सिर्फ वो खुद जो है फ्लरिश करे बल्कि जो है वो सिविकली इतना रिस्पॉन्सिबल हो कि वो जो है अपने साथ सबको लेकर चले। तो सिविकली एंगेज होना बहुत जरूरी है। और उसके अलावा एक क्वालिटी हमारे पास यहाँ पर मेंशन है कि फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली लिटरेट। उसको जो है ये लिटरेसी इतनी होनी चाहिए कि किस तरीके से जो है आने वाले वक्तों में अपने आप को फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली स्टेबलाइज करना है। इसके अलावा वो कोलैबोरेटर हो सकता है, वो क्रिटिकल थिंकर हो सकता है, और इसके अलावा जो है वो इंफॉर्मेशन एंड मीडिया लिटरेट हो सकता है। तो ये सारी क्वालिटीज हमारे पास जो है किसी भी पार्टिसिपेंट की, किसी भी 21st सेंचुरी लर्नर की होनी चाहिए। तो ये सारी क्वालिटीज के ऊपर हम जो है बात कर रहे थे। इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ेंगे और जो है एक बहुत इंकशाफ जो है मैंने जो है एक जो है मैं पिछले दिनों जब रिसर्च करा था इस वर्कशॉप के ऊपर, तो मैंने इस वर्कशॉप के दौरान जो है एक रिसर्च देखी और उस रिसर्च के दौरान जो है मुझे बड़े हैरान कुन इंकशाफ हुआ, जिसके अंदर मुझे पता चला कि जो है स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, ओनर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के वीसीज और जो है जो चांसलर्स होते हैं, उनका ये मानना था 96% जो है स्कूल के और कॉलेज के हेड्स जो है वो कॉन्फिडेंट थे कि वो जो कोर्सेज पढ़ा रहे हैं, वो जो टीचिंग दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं कि वो वर्क फोर्स में जाकर सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन यही बात जब हमने बिजनेसेस से और यही बात जब हमने ऑर्गेनाइजेशन से पूछना शुरू करी, जहाँ पे वर्क फोर्स की एक्चुअल स्टार्टमेंट होती है, जहां से वर्कफोर्स एक्चुअल स्टार्ट होती है, तो वहां पर सिर्फ 11% बिजनेस लीडर्स का ख्याल था कि जो उन कॉलेज ग्रेजुएट्स के अंदर वो स्किल्स होती हैं, वो कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो कि एक बिजनेस को रिक्वायर्ड होती हैं। तो आप ये देख लें कि हमारी एजुकेशन कितनी मिसमैच है और कितना जो है वर्क एक्सपीरियंस, वर्क जो है हमारा जो है मिसमैच है। हम अपनी एजुकेशन में जो है 96% ये एजुकेशनल हेड्स जो है वो बिलीव करके बैठे हैं कि वो जो कुछ पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल ठीक पढ़ा रहे हैं और जो है वो अपने स्टूडेंट्स को जो है वर्कफोर्स के लिए प्रिपेयर करें, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करें। जबकि इस वक्त प्रेजेंटली 11% बिजनेस लीडर्स ये मानते हैं कि जो हम अपने जो हमारे पास जो कॉलेज ग्रेजुएट्स आते हैं या जो एजुकेशनल ग्रेजुएट्स आते हैं, जो पासिंग आउट स्टूडेंट्स आते हैं, उनके पास इतनी कॉम्पिटेंसीज और स्किल्स मौजूद हैं जो कि उनके बिजनेस को संभाल सकें। तो इसका मतलब ये है कि स्कूल्स और बिजनेस की जो एजुकेशन है और जो बिजनेस लीडर्स हैं, उनके दरमियान ये गैप है कि हमारी एजुकेशन मिसमैच है और वर्क फोर्स के लिए हमारे स्टूडेंट्स प्रिपेयर नहीं हो रहे हैं। अच्छा, अभी एक पोल लॉन्च हो रहा है, आपके पास जो है 5 मिनट है। आप 5 मिनट में जो है ये जो भी मेरी स्क्रीन पे ऑब्जर्वेशन है, कुछ ऑब्जर्वेशन जो मैंने अभी आपसे पहले भी शेयर करी कि मेरी क्या ऑब्जर्वेशन थी कोविड की सिचुएशन से रिलेट, वही कोविड से रिलेट जो है मेरी सिचुएशन जो है, मैंने अपनी कुछ थॉट्स को कुछ पॉइंट्स में यहाँ पर जो आपकी स्क्रीन पर दिया है। इसको मैं खुद रीड नहीं कर रहा हूँ, आप सारे उससे जो है मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तमाम लोग जो है खुद इसको रीड करें। और जैसे ही आप सब रीड करेंगे 2-3 मिनट के बाद जो है मैं एक पोल लॉन्च करूंगा और उसमें मैं आपकी राय लूंगा कि आप क्या इससे अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सब इसको रीड कर लें। ठीक है, मेरा ख्याल है कि जय स्क्रीन पे काफी देर से मौजूद है, तो आप सब ने इसको जरूर यकीनन रीड कर लिया होगा। तो आप सब, क्योंकि आप रीड कर चुके होंगे और अगर रीड नहीं भी किया है तो आप लोग इसको मजीद रीड कर सकते हैं।
ओके, मैं आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप लोगों ने रीड कर लिया तो चैट के जरिए मुझे इन्फॉर्म करें कि अगर रीड कर लिया है तो मैं जो है पोल लॉन्च कर दूं। ठीक है, अब जो आपकी स्क्रीन पर जो है एक पोल आ चुका होगा और मैं चाहूंगा कि जैसे ये पोल लॉन्च हो चुका है, और जो है मैं चाहूंगा कि आप सब जो है अपनी अपनी राय से जो है आगाह करें कि जो है क्या आप लोगों की राय है इस बारे में। ठीक है, हम 2 मिनट और वेट करेंगे। 3 पार्टिसिपेंट्स कर चुके हैं पोल। जिन्होंने पोल नहीं फिल किया है प्लीज इस पोल को फिल कर दें। ठीक, जैसे ही पोल खत्म होता है मैं पोल का रिजल्ट जो आप सबको जो है आपकी स्क्रीन पर भी नजर आना शुरू हो जाएगा, जो पोल इस वक्त यहाँ पर चल रहा है। कोई एक पार्टिसिपेंट है, काइंडली जो है वो बता दे कि उसने क्या पोल को नहीं किया है। मैं जो है 1 मिनट हो चुका है पोल को, मैं सिर्फ 2 मिनट 2 सर मेरा तो नहीं, मुझे कहीं नजर नहीं आया पोल कहाँ है। कौन सा पोल, लाइक यस और नो फॉर दिस सेम थिंग? यस और नो नहीं, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पोल जो है शो हो रहा होगा, अलग से एक ऑप्शन आया होगा जिसके ऊपर जो है लिखा हुआ आ रहा होगा कि जो है दिस बेस्ट डिस्क्राइब्स माय थॉट्स रिगार्डिंग द गिवन स्टेटमेंट। नहीं, आपके पास कोई पोल नहीं आया? या आई गॉट इट। ठीक है, या आई गॉट इट। ठीक है, ठीक है। तो सबने फिल कर दिया, तो मैं आपको जो है इसका रिजल्ट जो है आपकी स्क्रीन पर दिखा दूंगा। 100% आप सबके सब जो है मुझसे जो है अग्री कर रहे हैं। अब आपकी स्क्रीन पर जो है रिजल्ट भी आ चुका होगा, तो रिजल्ट भी आप सब देख सकते हैं। यानी कि इस वक्त जो हम में 5 लोग आप सारे मौजूद हैं, मुझ समेत छठा मैं हूँ, और जो है मेरी थॉट्स से आप सारे के सारे जो है अग्री कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, और जैसे ही हमें 360 डिग्री अपनी टीचिंग एजुकेशन को शिफ्ट करना पड़ा, तो हमने बहुत सारी चीजों को जो है चेंज किया, और जैसे ही हमने उसको चेंज किया तो हमने इस बात को जो है मद्देनजर रखना जरूरी था कि जो है स्टूडेंट्स की लर्निंग क्योंकि जो है वेरी करती है, इसी तरीके से उनके लर्निंग आउटकम्स भी क्या हो सकते हैं, हाईली वेरी कर सकते हैं। तो जो है ये जो है हमारी जो स्क्रीन के ऊपर जो आपको जो है पोल नजर आ रहा था, और जो हमने इस पर थॉट्स आपकी ले ली। अच्छा, अब इससे पहले कि जब मैं कुछ वीडियोस आपके लिए मैंने प्रिपेयर की हुई हैं, उन वीडियोस को दिखाने से पहले मैं चाहूंगा कि जब हम पहले ये जान लें कि अब हम ये समझ चुके हैं कि 21st सेंचुरी क्यों हमें जो है लर्नर्स को जो है रीड कराना या जो है उन लर्नर्स को प्रिपेयर करना क्यों जरूरी है। हम ये भी समझ चुके हैं कि किस तरीके से हमें खुद टेक्नोलॉजी के लिए अवेयर होना बहुत जरूरी है। ये सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं, और अब हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों 21st सेंचुरी की जो टीचिंग नीड्स है वो क्या है। तो हमने इसको जो है 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस वक्त प्रेजेंटेशन में भी 2 हिस्से नजर आ रहे हैं। एक है हमारे पास लॉजिस्टिकल प्लान, और दूसरा है हमारे पास इंस्ट्रक्शनल टूल्स और एप्स। इंस्ट्रक्शनल टूल्स और एप्स जो है मैं दोनों ही डिस्कस करूंगा, अपने ट्रेडिशनल क्लासरूम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और लर्निंग जो हमारी आजकल ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और लॉजिस्टिकल प्लान में सबसे पहले जो हमारे पास जरूरत है कि बगैर समझे हम जो ऑनलाइन क्लास की जानिब जाएं, या बगैर समझे जाए हम कोई भी कोर्स कंटेंट जो पढ़ाना शुरू करें, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम शेड्यूलिंग करना शुरू करें कि हम अपने स्टूडेंट्स को क्या क्या कुछ सिखाना चाहते हैं, और किस तरीके से हम उनको कम्युनिकेट करें कि ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं और ये हम चाहते हैं कि आप सारे के सारे सीखें, और फिर हम उसको क्या करें, शेड्यूल भी करें कि इस तरीके से हम चीजें सिखाएंगे। सेकेंड हमारे पास जो मेंशन है वो ये मेंशन है कि रूल, नॉर्म्स एंड बिहेवियर एक्सपेक्टेशन। हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले, कोर्स को स्टार्ट करने से पहले, टीचिंग को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ रूल्स प्री डिफाइन सेट कर लें, कुछ नॉर्म्स बना लें, और कुछ बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस हम अपने स्टूडेंट्स की जानिब जैसे सेट कर दें और उनको क्लियरली कम्युनिकेट कर दें कि ये हमारे रूल्स, नॉर्म्स और बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम फॉलो करेंगे, और हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इसको फॉलो करेंगे। तो ये हमारा जो लॉजिस्टिकल प्लान है। लेट सपोज आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कराते हैं, जो कि अभी हम एक्टिविटीज आगे डिस्कस करेंगे, तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज आप डिस्कस करेंगे, इन एक्टिविटीज को बताने से पहले आपको स्टूडेंट को ये भी बताना होगा कि आपका इससे लर्निंग आउटकम क्या है, आप क्या सिखाना चाहते हैं, और इसके साथ साथ आप इसको रूल्स और नॉर्म्स भी बताने पड़ेंगे कि ये रूल्स और नॉर्म्स हैं जिसके तहत आपने जो है इस वर्कशॉप में या इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है।
सेकंड हमारे पास जो पार्ट है वो है इंस्ट्रक्शनल टूल्स और एप्लीकेशंस। इंस्ट्रक्शनल टूल्स और एप्लीकेशंस में हमने दो हिस्से डिस्ट्रीब्यूट किए। सबसे पहला जो हिस्सा है हमारे पास कि हम किस तरीके से किन किन एप्लीकेशंस के जरिए स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट करेंगे और किन एप्लीकेशंस के जरिए हम स्टूडेंट्स को कोलैबोरेट करने का मौका देंगे। इन कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के अलावा दूसरा हमारे पास जो एक बहुत बड़ा मसला होता है कि हम ऑनलाइन जब एजुकेशन कर रहे होते हैं तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए किस तरीके से हम कंटेंट को क्रिएट करेंगे और किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को असेस करेंगे। मैं जानता हूं कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में जो है अपने जो है उनके सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं जिसके जरिए वो जो है क्विजेस वगैरह देते हैं और जो है स्टूडेंट्स को असेस करते हैं, मगर उनमें भी कुछ ना कुछ एरर्स जरूर होते हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से हम जो है एरर्स को मिनिमाइज करते हुए अपने कंटेंट को प्रिपेयर कर सकते हैं, कंटेंट को क्रिएट कर सकते हैं जो कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए फिजिबल हो, और दूसरा हम जो है ऑनलाइन किस तरीके से असेस कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो ये सारे सवाल जो है 21st सेंचुरी की नीड है कि क्या क्या चीजें जो है 21st सेंचुरी की नीड है टीचिंग में। तो जो है ये 4 C's आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर, कि हमने जैसे पहले भी डिस्कस कर लिया कि 21st सेंचुरी लर्नर्स के लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, लेकिन ये 4 बेसिक सीज है, 4 सीज, जिनमें नंबर 1 है क्रिटिकल थिंकिंग, नंबर 2 है हमारे पास कोलैबोरेशन, नंबर 3 है हमारे पास कम्युनिकेशन और नंबर 4 है हमारे पास क्रिएटिविटी। इन चारों सीज, इन 4 सीज को जो कि 21st सेंचुरी के पिलर्स हैं, जो कि एक टीचर में भी होने चाहिए, जो एक स्टूडेंट में भी होने चाहिए और किसी भी आम शख्स में होने चाहिए, तो हम किस तरीके से अपने इर्द गिर्द के लोगों को 21st सेंचुरी एजुकेशन की 4 सीज में इनकॉर्पोरेट करा सकेंगे, ये सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे पास एक वीडियो है जो कि बहुत डिटेल में इन 4 सीज को एक्सप्लेन करेगी, तो वो वीडियो मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा। तो मैं वीडियो आपसे जो है शेयर करना चाहूंगा। पहले मैं वो वीडियो सर्च कर लूं। ओके, तो ये हमारे पास जो है, अब मेरा ख्याल है कि आपकी स्क्रीन पे वर्कशॉप की जो 4 सीज की 21st सेंचुरी एजुकेशन, ये वीडियो आना स्टार्ट हो गई होगी। तो अब मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। हम 4 सीज को जो डिटेल में समझते हैं कि डिटेल में 4 सीज हैं क्या, और फिर उसके बाद जो हम इसके ऊपर डिस्कशन भी करते हैं। ठीक, तो ये हमने जो है एक वीडियो देखी जिसके अंदर जो है बहुत डिटेल में जो है 4 सीज ऑफ एजुकेशन को जो है वो समझा रहे हैं कि किस तरीके से जो है 4 सीज जो है एजुकेशन में जो है
क्लासरूम में किस तरीके से जो है फोर्सेस नजर आते हैं और वो फोर्सेस बेसिकली हैं क्या, हम भी इनके ऊपर जो है डिटेल बात करेंगे। तो हम जो अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ मजीद चलेंगे। जी, तो हमारे पास जो 4 सीज में नंबर 1 सी जो हमारे पास मौजूद था वो था क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग से जो है बात स्टार्ट होती है कि किस तरीके से जो है हम क्रिटिकल थिंकिंग को जो है अपनी क्लासरूम में जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास जो क्रिटिकल थिंकिंग में जो बात आती है वो ये आती है कि क्रिटिकल थिंकिंग है क्या? क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या है? तो बहुत सारी सिचुएशंस में हम भी और आप भी बहुत सारे मामलात में हम बहुत ज्यादा इमोशनली जो है क्या करते हैं, सोचते हैं और समझते हैं। इमोशनली सोचने की एक सिचुएशन मैं आपके सामने देता हूँ कि आपके पास एक स्टूडेंट है, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो अपने रिप्लाई करके जो मुझे जो बताएं भी, आपके पास जो एक स्टूडेंट मौजूद है और उस स्टूडेंट के एग्जाम वाले रोज जो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत खराब होने के बाद जो है वो एग्जाम देता है और आपके पास जब उसका एग्जाम पेपर आता है तो आप ये जानते हैं कि उसने जो है पूरे साल तो जो है बहुत बेहतर पढ़ाई की है, ठीक है, लेकिन वो ऑन द डे ऑफ एग्जाम जो है अपनी बीमारी की वजह से बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर सका है। तो अब आप मुझे बताएं कि जो है आप उसके एग्जाम शीट को किस तरीके से असेस करेंगे? जी, अगर आप चैट के जरिए बताना चाहें तो चैट के जरिए बता सकते हैं और एल्स आप जो है ऑडियो के जरिए भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। आपको सिचुएशन समझ आ गई है कि आपके पास एक स्टूडेंट है जो कि बीमार हो गया ऑन द डे ऑफ एग्जाम, जिसकी वजह से वो बहुत बेहतर परफॉर्म नहीं कर सका है, और आप ये जानते हैं कि स्टूडेंट जो है इससे पहले जो है क्लासरूम में काफी एक्टिव था और वो बहुत बेहतर पार्टिसिपेशन करता रहा है। तो आप ये बताएं कि जो है आप उसको जो है किस तरीके से असेस करेंगे? I will tell you something. I'm जी ठीक है। Saima Bahar. I'm sorry I joined late. मैं इस पे सिर्फ एक अपनी एक्सपीरियंस बता सकती हूँ. आई एम अ कंप्यूटर टीचर इन फ्रोबेल एजुकेशन सेंटर. हम लोग यूजुअली ये करते हैं कि अगर कोई बच्चा एब्सेंट होता है, एज माय वर्क इज मोर प्रैक्टिकल बिकॉज मैं कंप्यूटर टीचर हूँ, तो उसकी वजह से मैं तो यही करती हूँ कि आई कंप्लीटली कीप माय चाइल्ड इन माय माइंड एंड व्हाटएवर द प्रोग्रेस दैट चाइल्ड हैज डन थ्रू आउट द ईयर, I look at that and then I grade the child. I never give marks because obviously I'm a computer teacher, तो marks नहीं दे रही होती मैं. So overall performance मैं जरूर देखती हूँ. अगर बच्चे ने already काम बहुत अच्छा किया है तो well and why not. लेकिन अगर like you said the situation is that the child is unwell and was not able to perform, I will think of giving another chance after consulting my management. ठीक है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप बोल रहे हैं कि आप ऑब्वियसली जो है आप बहुत ज्यादा इमोशनली तो नहीं सोचेंगी कि जो है स्टूडेंट को मार्क्स दे दूं, आप ये सोच रहे हैं कि आप उसको एक और फेयर चांस देंगी ताकि जो है वो जितना भी बेहतर परफॉर्म कर सके वो कर सके। ठीक है, एग्जैक्टली, बहुत अच्छी राय। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास जो है राय आ गई है, 2 राय बल्कि हमारे पास और आ गई हैं। तो नोमा खान कह रही है विल अप्रिशिएट ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस, ट्राई माय बेस्ट टू गिव देम सेकंड चांस। तो ठीक है, सेकंड चांस की जो ऑप्शन हमारे पास दोबारा जो नोमा भी यही कह रही है कि वो अपनी तरफ से ओवरऑल परफॉर्मेंस पे उस बच्चे को अप्रिशिएट करेंगी और फिर जो है उसको जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी कि उसको एक फेयर चांस दोबारा एक दफा मिल जाए। डॉक्टर राबिया इंतखाब कह रही है वी लुक द ओवरऑल असेसमेंट ग्रेड्स इन होल सेमेस्टर एंड देन ग्रेड हिम हर अकॉर्डिंग टू इट। डॉक्टर राबिया से मैं चाहूंगा कि मुझे बताएं कि वो किस यूनिवर्सिटी की या किस इंस्टीट्यूट की जो है वो टीचर हैं, क्योंकि बाज दफा बिल्कुल सही ये कह रही हैं, क्योंकि आप जो मेरे ख्याल से नोमा और जो साइमा साहिबा हैं वो डेफिनेटली किसी स्कूल की टीचर्स हैं। तो स्कूल्स में बाज दफा यही होता है कि अब स्कूल में क्या होता है कि आप दोबारा बुलाकर एग्जाम ले सकते हैं, लेकिन बाज दफा यूनिवर्सिटीज में हम जो है किसी और बॉडीज से, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अगर इंजीनियरिंग है तो पीईसी से आप जो है रिकॉग्नाइज हुए होते हैं, और अगर आप जो है मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आप पीएमडीसी से रिकॉग्नाइज होते हैं, तो उनके सर्टेन रूल्स होते हैं, तो फिर हमें उन रूल्स में रहते हुए करना होता है, तो एग्जाम्स हम बार बार कंडक्ट नहीं कर पा रहे होते, तो जिसकी वजह से जब हम दोबारा एग्जाम कंडक्ट नहीं कर पा रहे होते तो फिर डेफिनेटली हमें उस वक्त उस कंडीशन में हमें यही बेहतर लगता है कि जब हम क्या करें, स्टूडेंट को ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हुए सेमेस्टर की उसको ग्रेड कर दें। आई एम फ्रॉम डीपीटी ग्रेजुएट प्रोग्राम इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो वो बता रहे हैं कि वो डीपीटी प्रोग्राम ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट की जो है टीचर। ठीक है, तो ये जो है मैं जानना चाहता था कि आप लोग एज अ टीचर जो है वो क्या जो है इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है या क्रिटिकल थिंकिंग क्या है, तो आप सबने इस सिचुएशन को बहुत बेहतर तौर पर क्रिटिकली एनालाइज किया और उस एनालाइजेशन के बाद आप सबने जो है ये फैसला किया कि आप या तो उसको सेकंड चांस देंगे अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, कि या तो आप सेकंड चांस देंगे, एक फेयर चांस देंगे अपने स्टूडेंट को,
अपनी मैनेजमेंट से कंसर्न लेकर, या दूसरा जो अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए दूसरे जो पार्टिसिपेंट ने ये बताया कि वो जो ओवरऑल असेसमेंट को देखते हुए क्या करेंगी, अपनी सिचुएशन को देखते हुए स्टूडेंट को क्या कर देंगी, बेहतर जो ग्रेडिंग दे देंगी जितना वो बेहतर कर सकती हैं अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए। क्रिटिकल थिंकिंग यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं कि किस तरीके से क्रिटिकली जो है वो सिचुएशंस को एनालाइज करें, और वो जो है बजाय इसके कि वो इमोशंस में बहते हुए जो है चीजों को जो है सॉल्व करना शुरू कर दें। क्योंकि अगर हम इमोशंस में जो है इमोशंस को जो है देखते हुए, अपने इमोशंस को देखते हुए हम स्टूडेंट को अगर बहुत बेहतर ग्रेडिंग कर दें, तो ये उन स्टूडेंट्स के साथ जो है ज्यादती हो जाएगी जो स्टूडेंट्स ऑन द डे ऑफ एग्जाम बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते। तो इमोशनली जो है हम अपने आप को इंटेलिजेंट करते हुए किस तरीके से हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने ये देख लिया कि हम सारे के सारे ही माशाल्लाह क्रिटिकली थिंकिंग और क्रिटिकली एनालिसिस कर सकते हैं सिचुएशंस को अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, तो यही क्रिटिकल थिंकिंग की क्वालिटी हमने अपने स्टूडेंट्स में भी इनकॉर्पोरेट करनी है। क्रिटिकल थिंकिंग का जो सबसे पहले स्टेप होता है वो यही स्टेप होता है कि जो हमारे पास प्रॉब्लम होती है, उस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास आखिर मसला क्या है। उस मसले को जैसे ही हम जो है एनालाइज करते हैं और सोचते हैं कि जो है ये प्रॉब्लम है क्या, ये प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व हो सकती है, तो हम उसके लिए दूसरा स्टेप करते हैं, वो ये होता है कि हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। तो डेफिनेटली जैसे ही हमारे पास एक स्टूडेंट का सिनेरियो आएगा, तो हम स्टूडेंट को, हमें पता होगा कि हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन प्रीवियसली मौजूद है, तो हम उसकी इंफॉर्मेशन जो है क्या करेंगे, गैदर करेंगे। थर्ड स्टेप है हमारे पास इवैल्यूएट द एविडेंस। हम जो है डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट जैसे ये बोले कि जो है मैं बीमार हूं और मैं एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर सका हूं, तो हम उसको एक सेकंड चांस दे दें। ऑब्वियसली हम एविडेंस को इवैल्यूएट करेंगे, हम देखेंगे कि क्या वाकई स्टूडेंट बीमार है या नहीं बीमार है, क्या वाकई उसकी तबीयत इतनी खराब थी या नहीं थी। हो सकता है बाज स्कूल जो है वो क्या करते हैं, या कुछ इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, वो जो है मेडिकल सर्टिफिकेट्स तक डिमांड करते हैं कि आप मेडिकल सर्टिफिकेट लाकर जो है प्रूव करें कि जो है वाकई आप जो है बीमार है या नहीं है। तो हम इवैल्यूएट करेंगे एविडेंस को कि क्या जो एविडेंस जो है सामने वाली पार्टी की जानिब से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, क्या वो सफिशिएंट है हमारे लिए कि हम जो है इसको प्रॉब्लम समझें। तो हम एविडेंसेस को जो इवैल्यूएट करेंगे। नंबर 4 स्टेप होगा कि हम मुख्तलिफ कंसिडर्स करें सॉल्यूशंस को। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन ये थी बिल्कुल एज इट इज कि हम उसको जो पास कर दें, फेयर मार्क्स जो एक एवरेज पासिंग मार्क्स देके पास कर दें। सेकंड हमारे पास सॉल्यूशन ये हो सकता है कि हम उसको एक फेयर चांस दे दें अगेन परफॉर्म करने के लिए। थर्ड चांस ये कि हम उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस देते हुए हम उसको एक बेहतर ग्रेडिंग कर दें। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे पास सॉल्यूशंस आ जाएंगे, और उस सॉल्यूशन के बाद जो भी हमारे कॉन्टेक्स्ट में बेस्ट हमारे पास जो ऑप्शन सॉल्यूशन होगा उसको हम चूज करेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप में से कोई जो है मुझे ये बताए, जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो मुझे बताएं कि आप अपने स्टूडेंट में किस तरीके से क्रिटिकल थिंकिंग को, किस तरीके की कोई प्रॉब्लम आप देकर जो है क्रिटिकल थिंकिंग को जो है बूस्ट कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स में। कोई सिचुएशन ऐसी जो जी जी नादिया बात करना चाहती हैं। जी मैं मतलब लाइक वी कैन गिव सम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, हम उनके साथ कर सकते हैं। कोई ऐसा प्रोजेक्ट उनको दे दें जिसके अंदर वो अपने कुछ अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेकर आए एंड दे कैन थिंक फॉर इट। So it could be given in any subject, like in science and maths, even in languages. So you can come up with things so that the students can bring something of their own in it, or they can they have the freedom to add to it rather than to follow a strict rule, or rather to stick to the book, like so like it shouldn't be a rote memorization thing. It should be like something of their own that they can contribute to that, so that the questions should be open-ended questions. So opinion based questions. So the questions, we have a variety of questions. You can just rather than just yes and no questions, and you can give them some opinion based question. I usually as a teacher give them opinion based questions, so that they all come up with their own thinking. They use their brains, and so you'll be surprised that every person is different, and every person solves the same problem with a different they see the same problem with a different angle, and they try to solve it with a different strategy. So this is how I create critical thinking in my students. I have older students, so the older students, they have a different strategy I use. For the younger kids, of course we have to use something different. It could be through arts, it could be, and every child is different. If I talk about the younger children, you can't teach every child with the same strategy. Somebody is good in arts, so they may come up with something
in arts. और कुछ बच्चों को आप जो है वो स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो है वो सिखा सकते हैं, बहुत जल्दी उनको समझ में आ जाता है. So every child is different. ठीक है, थैंक यू. So it's up to you, I think, as a teacher, it's up to you how you tackle your class. बिल्कुल ऐसा ही है. ठीक है, थैंक यू नादिया. इसके अलावा कुछ चैट्स के जरिए भी हमारे पास जो सजेशंस आ रही थी, तो वो बता रही थी कि डॉक्टर राबिया कहती हैं कि पर्टिकुलरली इन मेडिकल एंड प्रैक्टिकल स्टडीज वो केस सिनेरियोज देती हैं, तो उनके कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल जबरदस्त है कि वो केस सिनेरियोज देते हुए स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करती है, किस तरीके से स्टूडेंट जो है वो प्रॉब्लम को समझे और प्रॉब्लम को समझने के बाद उसके सोल्यूशन की जानिब जाए, तो बेहतरीन है. साइमा अरबाब गौहर जो है वो बता रही हैं, नोमा ने भी केस स्टडी के बारे में बोला है कि वो बहुत अच्छा बता रही हैं. इसके अलावा जो है साइमा अरबाब कोई ऐप बता रही हैं, तो अगर आप वो ऐप देखना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी कि वो ऐप बता रही हैं. बी बोर्ड्स बोल रही हैं. Actually, should I add here? Actually, B-Board is app. It's a kind of a Lego program that the children, they make that stuff, and B-Bots is a kind of a robot that is instructed to do things. अब इसमें critical thinking इस तरह से आती है कि you are making that robot to go someplace, and that's the objective. And if that robot is not able to go, then the child is thinking about it, and that's another way of giving them the option to critically think what went wrong, what was wrong here. So वो सोचते जरूर हैं, छोटे बच्चे हैं, तो that's why I'm dealing with primary section. So this is one of my ways of teaching, not giving them a scenario. Obviously it works for the older lot, लेकिन in primary आपको technical चीजें ज्यादा use करनी होती है rather than use the word critical thinking, क्योंकि in different ways you're teaching the same thing to a younger lot. Yeah, I just to add here, I totally agree with Saima. She is very right. For younger kids, you can't go for the case studies. You know, case studies आजकल बड़ी हुई नहीं है. You know, every Tom, Dick and Harry is doing case studies. You know, university से लेके O levels, A levels. You know, now I'm sick of case studies. Like, you know, they should now also come up with something else. So, but the thing is, ठीक है, वो critical thinking develop करते हैं. But for the younger kids, आप उनको केस स्टडी नहीं दे सकते, उनके लेवल की भी नहीं दे सकते. You have to bend down to do it to their level, to give them something different so they can think out of the box and, you know, add. But I'm very I can, you know, I agree with Saima, and thank you for sharing this B-Bots. This is also new for me. I haven't touched it, so thanks. ठीक है, आपने जो ये बात बोली केस स्टडी वाली, मैं खुद भी देख रहा हूँ कि काफी यूनिवर्सिटीज स्पेशली उन्होंने जो है डायरेक्टली जो क्या कर दिया, केस स्टडी स्टार्ट कर दिया और वो बकायदा केस स्टडीज पे स्टूडेंट्स को असेस भी कर रहे हैं. तो ये बस सर छोड़ने, केस स्टडी पढ़ के ना खुद भी एक केस स्टडी बन गए हम लोग. लाइक इट्स टू मच ना. हाँ, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. हमें चाहिए कि अगर हम क्रिटिकल थिंकिंग को जो है एक वे है, बिल्कुल सही है कि एक केस स्टडी जो है एक वे है कि जो है हम जो है अपने स्टूडेंट्स के जरिए अपने स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग को बूस्ट कर सकते हैं केस स्टडीज के जरिए. मगर आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस वक्त केस स्टडीज जो है वो काफी ज्यादा हर जगह से नजर आ रही हैं और वाकई एक तरीके से हम सब भी केस स्टडीज बन चुके हैं. तो बिल्कुल ऐसा ही है. हमारे पास जो सेकंड हमारे पास जो अच्छा, इसके बारे में हम मजीद बात करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग और ये कौन कौन सी एक्टिविटीज के जरिए. अभी इससे पहले आप सबने भी डिस्कस किया था. मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं 4 चीज को कवर कर लूँ. जैसे ही मैं 4 चीज को कवर करूंगा फिर मैं मजीद जो है आगे आता हूँ. तो सेकंड जो हमारे पास 4 सीज में जो सेकंड सी था, नंबर 1 हमारी क्रिटिकल थिंकिंग था. क्रिटिकल थिंकिंग पे हमने एक अच्छी डिस्कशन कर ली है जिसमें हमें जो है कुछ नई इंफॉर्मेशन भी मिली. अब हम जो है आगे बढ़ेंगे और उस पर जो हम सेकंड हम सी पर आएंगे. और जो सेकंड सी है 4 सीज में से, उनमें जो सेकंड सी था वो था कोलैबोरेशन. आज के स्टूडेंट को अगर आप ये बोलें कि वो सब कुछ अकेले अकेले याद कर ले या अकेले अकेले पढ़ ले या मैं सब कुछ अकेले पढ़ा दूं या आप सब कुछ अकेले पढ़ लेंगे, पॉसिबल नहीं है. अगर मैं आज की वर्कशॉप में भी आप सबसे इंटरेक्ट ना करूं और आप मुझसे इंटरेक्ट ना करें तो ये सेशन काफी रफ हो जाएगा. और इस सेशन को लर्निंग उसकी जो लर्निंग आउटकम है या जो उसका आउटकम है जो कि हमें सीखना है, जो हमें समझना है, जो डिस्कशन की जो एनहांसमेंट है वो उतनी बेहतर नहीं हो सकेगी जो कि हम जो है कोलैबोरेट कर सकते हैं. कोलैबोरेशन बहुत जरूरी है. इसकी वजह ये भी है कि हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन भले वो हमारे मुल्क में हो या इंटरनेशनल, स्पेशली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, आपने देखा होगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन अब अपनी फील्ड के साथ दूसरी फील्ड जो रिलेटेड उससे फील्ड होती है उनके साथ कोलैबोरेट करती हैं. और कोलैबोरेशन का फायदा ये होता है कि कोलैबोरेट करते हुए ना सिर्फ जो है आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि आप जो है बहुत बेहतर अंदाज में जो है अपने जो है
कैरेक्टरिस्टिक्स को भी बढ़ाते हैं। तो कोलैबोरेशन की एक जो गुड लर्निंग की मेरे पास एक पॉइंट लिखा है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है, दिखा हुआ है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लर्निंग आर कोलैबोरेटिव एंड सोशल। अगर आप एक बात करें कि गुड लर्निंग की, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि कोई एक स्टूडेंट या कोई दो स्टूडेंट ऐसे हो जो कि इंडिविजुअल लर्निंग प्रीफर करते हो, या जो वो या वो जो है किसी सोशल ऐप का या किसी कोलैबोरेटिव ऐप का यूज ना करते हुए या अपने स्टूडेंट्स के अपने फ्रेंड्स के साथ कोलैबोरेट करते हुए ना सीखते हो, ना लर्न करते हो। लेकिन अगर इन जनरल बात की जाए तो गुड लर्निंग, गुड टीचिंग की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो कोलैबोरेटिव होती है और सोशल होती है। वो कोशिश में, हमारी कोशिश ये होती है कि फिर हम स्टूडेंट्स को क्या करें, कोलैबोरेट करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग हम स्टूडेंट्स को कराते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को जाए ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। हम जब क्लास में डिस्कशंस करा रहे होते हैं स्टूडेंट्स को, तो हम कोशिश करते हैं कि हम स्टूडेंट्स को जाए ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या जब हम कुछ ऐसी सोशल एप्स, सोशल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हैं कि स्टूडेंट्स जो आपस में कोलैबोरेट कर सकें। कोलैबोरेशन के लिए हम मुख्तलिफ चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो कुछ एप्लीकेशंस हमारे पास मौजूद है। एडमोडो एक बहुत अच्छी ऐप है, एडमोडो हम यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी एप्लीकेशन जिसके जरिए हम अपने स्टूडेंट्स में कोलैबोरेशन को इस वक्त ऑनलाइन लर्निंग में भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर हम अपने क्लासरूम में मौजूद है तो वहां तो बहुत जबरदस्त मौके हमें मिलते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद होते हैं। हम स्टूडेंट्स को टीम अप करके कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म करा सकते हैं। तो सोशल मीडिया और डिस्कशन फोरम्स का स्टूडेंट टू स्टूडेंट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। इस कम्युनिकेशन के जरिए हम स्टूडेंट्स में कोलैबोरेशन को जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और ग्रुप प्रोजेक्ट जो है इस वक्त अभी जो है ग्रुप प्रोजेक्ट्स कराना कि जो स्टूडेंट्स एक दूसरे से, क्योंकि जाहिर है फेस टू फेस जो है कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो अगर अब हम इस तरीके का कोई प्रोजेक्ट देना चाहें जिसके जरिए, जिसमें हम स्टूडेंट्स को कोलैबोरेट कराना चाहते हैं, तो फिर हम डेफिनेटली उस प्रोजेक्ट को जो है किस तरीके से स्टूडेंट से बोलेंगे कि वो या तो फोन के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया एप्स के जरिए आपस में कम्युनिकेट करें और इस कम्युनिकेशन गैप को खत्म करते हुए अपने कोलैबोरेशन को बेहतर कर सके। तो कोलैबोरेशन जो है दोनों ही वेज में जो है हम जो अपने स्टूडेंट्स में जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, मैं उस एप्लीकेशन को चाहता हूं कि जो है मैं आप लोगों को दिखाऊं। आपकी स्क्रीन पर जो है इस वक्त जो है एक जो है वेब पेज खुल गया होगा जो कि मेरे पास यहाँ पर जो है आपको नजर आ रहा होगा। ये एक एप्लीकेशन है क्विज़ेस, वेब पेज है क्विज़ेस। ये वेब के जरिए भी हो सकता है, इसके अलावा ये एप्पल और जो है एंड्रॉइड दोनों पर जो है गूगल प्ले पर भी अवेलेबल है। दोनों ही सिचुएशंस के अंदर जो हमारे पास जो ये क्विज़ेस है, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं कि मैं आपको एक क्विज यहाँ पर दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये अपनी टीचिंग में बहुत ज्यादा जो है अप्लाई करता हूँ, तो मेरे पास जो है काफी ज्यादा इसकी जो है अवेलेबल रहते हैं। I have one question. Is it a free जी जी, website or बिल्कुल you have बिल्कुल to pay? बिल्कुल, कोई Everything is free here because once you start using it, then later on they start asking money for it. बिल्कुल ऐसा ही है। जो अच्छा, जो मैंने पहले एक एप्लीकेशन बताई है एडमोडो, वो भी बिल्कुल फ्री है, उसमें भी कोई कॉस्ट नहीं है। और इसके अलावा जो अभी मैंने सेकंड अभी भी बता रहा हूँ क्विज़ेस, इसमें भी कोई जो है पेमेंट नहीं होती, कोई जो है ये पेड नहीं है वर्जन, ये फ्री वर्जन है। अच्छा, इसमें होता ये कि इस वक्त आप, मैंने जो एक क्विज प्रिपेयर किया हुआ है और इस क्विज को प्रिपेयर करने के बाद जो है ये मेरे पास जो है आपकी स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा, प्ले लाइव का ऑप्शन है। तो अगर आप इसको जो है डिस्कवर करें तो बहुत जबरदस्त है। आप इसमें क्विजेस प्रिपेयर कर सकते हैं। क्विज प्रिपेयर करने के बाद जो है आप जो है इसको लाइव प्ले कर सकते हैं। लाइव प्ले करने का मकसद ये कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे मैंने इसको लाइव प्ले पे कंटिन्यू किया है। अब मेरी स्क्रीन के ऊपर जो है एक जो है गेम कोड आ गया है। मैं अपने स्टूडेंट्स को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपने स्टूडेंट्स को बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वो इस वेबसाइट ये है joinmyquiz.com, जो जहां से स्टूडेंट्स प्ले कर सकते हैं। स्टूडेंट इस वेबसाइट को एंटर करके इस गेम कोड को, जो कि इस वक्त मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये हर गेम के लिए, हर टाइम के लिए अलग होता है, और ये गेम को जैसे ही स्टूडेंट्स एंटर करेंगे, इसको एंटर करने के बाद उनके पास गेम आ जाएगा, गेम जो है स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पास जो पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे वो पार्टिसिपेंट्स जो है यहाँ पर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप सारे जो है इस वक्त जो है लैपटॉप के जरिए या किसी दूसरी आपके पास जो एक्सेस है किसी और जिसमें नेट अवेलेबल हो किसी और डिवाइस की, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग जो है इस वेबसाइट को जो है ज्वाइन कर लिया, अगर आप सब कर सकते हैं, अगर फिजिबल है आप सबके लिए। और अगर फिजिबल नहीं है तो फिर हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। मैं यहाँ पर एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में आप सबके पास एक लिंक आ गया है। अगर आप इस लिंक को फॉलो करेंगे तो भी आप इस पर पहुंच सकते हैं। तो एक क्विज जो है हो जाएगा ताकि आप लोग भी देख सकें कि वो क्विज किस तरीके से जो परफॉर्म किया जाता है। अगर आप सबके पास जो इस वक्त दूसरी डिवाइस मौजूद है, कोई एक दो पार्टिसिपेंट भी अगर आ जाए।
जी, हमारे पास जो 2 पार्टिसिपेंट्स आ गए, नादिया आ गई हैं और साइमा आ गई हैं। ठीक है, तो जो 2 पार्टिसिपेंट्स, जो 3-4 पार्टिसिपेंट्स आ गए, हम उन 3 पार्टिसिपेंट्स पे जो है प्ले कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक क्विज स्टार्ट हो गया ताकि आप सब भी देख सकें कि आपकी स्क्रीन पर किस तरीके से ये क्विज आता है। अब आप इसको रॉन्ग आंसर दे दें कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर हुआ हुआ क्विज है, और आप लोग मेरी स्क्रीन पर ये देख सकते हैं। आप लोग के पास जो स्क्रीन आ रही होगी वो तो जाहिर है सवालात की स्क्रीन आ रही होगी। मेरे पास ये स्क्रीन इस वक्त मौजूद है और मेरे पास आप सबके नाम यहाँ पर स्क्रीन पर मौजूद है, और जैसे जैसे आप सब फिल करते जाएंगे मेरे पास इसके रिजल्ट आते जाएंगे और मुझे पता चलता जाएगा कि कौन क्या कर रहा है और क्या कर रहा है। तो अभी मुझे जैसे स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है कि साइमा जो है उन्होंने एक आंसर जो है करेक्ट कर दिया है, और बाकी जो है नादिया और नोमा के जो है आंसर्स गलत हो रहे हैं। अच्छा, तो आपके पास जो है यहाँ पर इंडिविजुअल भी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है रिजल्ट्स नजर आ सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस के। अच्छा, तो ये मतलब ये जो गेम था आपको दिखाने का मकसद ये था कि किस तरीके से जो है हम क्विजेस का इस्तेमाल करते हुए इस एक्टिविटी को जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बताने का मकसद ये था कि इन एक्टिविटीज के जरिए एक तो स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेशन, अभी जब ये पूरा का पूरा क्विज खत्म होगा, रिजल्ट आएगा, तो सबके पास शो हो रहा होगा कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड और कौन थर्ड है। तो हम जो है स्टूडेंट्स को कोलैबोरेट करने के लिए, उनमें जो है कंपटीशन बिल्डअप करने के लिए भी ये एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं मजीद चाहूंगा कि आप सब इसको स्टॉप कर दें। It was a nice experience and I'm inshallah going to apply मैं it अभी in my फिलहाल इस गेम को एंड कर रहा हूँ, और आप लोग की स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मेरी स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा कि फर्स्ट जो है उन्होंने शो कर दिया कि वो साइमा जो है फर्स्ट आई है तो उन्होंने आंसर्स जो है सही हुए थे। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है जिसके जरिए हम स्टूडेंट्स को जो है क्या कर सकते हैं, कोलैबोरेशन में भी पार्टिसिपेट करा सकते हैं। इसके अलावा असेसमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छी है और एक गेम की तरह एक्टिविटीज है, तो स्टूडेंट्स जो है वो इसमें ज्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी एक्टिविटी थी, मैंने सोचा था कि मैं आप सबको जो है जरूर इसके बारे में बताऊं। I want to add here something like it's just there are so many other apps like this available on the net because nowadays like COVID is in, so everybody's teaching online, so there are so many others as well. Like Kahoot. I always use Kahoot for my kids. So like, you know, because since my kids are younger, so like, you know, I mean my class, I take a younger class, so I use Kahoot for them. So it's very good. So they love it. But like it's a game for them. So और साथ साथ हमारा लर्निंग आउटकम भी अचीव हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। exactly. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ बिल्कुल, इस तरीके की बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है। मैंने ये इसलिए बताई क्योंकि जो है मुझे लगा कि ये जो है बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स को एक साथ एक तो इनकॉर्पोरेट कर देती है, दूसरा ये कि जो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मुझे बाकी एप्लीकेशंस का नहीं पता, जो आप मुझे बता रही हैं मे बी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत ज्यादा काम हो रहा है। तो जो जिसके बेहतर जो जिसको बेहतर लगे अपने कॉन्टेक्ट में रहते हैं वो उसको अप्लाई कर सकता है। थर्ड हमारे पास जो एक जो थर्ड सी हमारे पास था वो सी था क्रिएटिविटी का सी। और क्रिएटिविटी से मुराद जो है हमारे पास मल्टीपल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। जिस तरीके से मैं जो है क्रिटिकल थिंकिंग में बात कर रहा था इमोशनल इंटेलिजेंस की, बिल्कुल इस तरीके से जो है मैं क्रिटिकल थिंकिंग में बात कर रहा हूँ मल्टीपल इंटेलिजेंस की। मल्टीपल इंटेलिजेंस की हो सकती है कि सबसे पहले हम मल्टीपल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस ये है कि आप, मैं और यहाँ मौजूद बाकी जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे लोग जो अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में काम करते हैं, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में उनकी लाइफ गुजरती है, और अलग अलग अल्लाह ताला ने इनको कुदरतें दी, अल्लाह ताला ने कुदरती इनके अंदर कुछ सलाहियतें अलग अलग दी है। अब हर बच्चा जो मैथ्स में परफॉर्म बेस्ट कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वो आर्ट्स में भी बेहतर परफॉर्म करेगा, या वो स्टूडेंट जो आर्ट्स में बेहतर परफॉर्म कर रहा है वो जो स्पोर्ट्स में भी बेहतर परफॉर्म करेगा। तो हमें क्रिएटिविटी के जरिए स्टूडेंट्स में ये जानना होगा कि हर स्टूडेंट जो आर्टिस्ट या राइटर नहीं बनेगा। हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स में बहुत बेहतर हों और वो आर्ट्स और जो दीगर क्रिएटिविटी सब्जेक्ट्स होते हैं, क्रिएटिव सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें वो बेहतर पार्टिसिपेट ना कर सकें। लेकिन हमें अपने स्टूडेंट्स को कोशिश जरूर करनी है कि उनमें जितनी पॉसिबल क्रिएटिविटी हम बूस्ट कर सकते हैं वो करें।
इसका मतलब ये कि हम कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव्स देखें स्टूडेंट्स के। बाज़ दफा जैसे आप शुरू में जो है मुझे जो है कोई बता रहा था कि जब हम प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जब देते हैं, या पीबीएल प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जब हम स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट्स देते हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स के जरिए स्टूडेंट्स इस तरीके के रिजल्ट्स के साथ आते हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं कि उनके पास कितने अच्छे अच्छे सोल्यूशंस हैं। इसका मतलब ये कि जब एक क्लास हमारे पास जो है 30 सारे स्टूडेंट्स की मौजूद होती है, तो उस क्लास में हमारे पास मुख्तलिफ जहन मौजूद होते हैं और उन जहनों में अलग अलग चीजें चल रही होती हैं। तो जब हम स्टूडेंट्स को जो है क्रिएटिविटी जो है प्रोवाइड करते हैं, क्रिएटिव टास्क प्रोवाइड करते हैं, तो हमें पता चलता है कि उनकी क्रिएटिविटी कितनी बेहतर है, और हम इससे मल्टीपल इंटेलिजेंस को भी प्रमोट करते हैं। और मल्टीपल इंटेलिजेंस के प्रमोट होने से हमें पता चलता है कि हमारी क्लास में कितनी क्रिएटिव है, और हमारे स्टूडेंट्स के अंदर जो है क्रिएटिविटी अपने अपने अंदाज में बूस्ट होती है, जिसमें जितना क्रिएटिव लेवल होता है वो उसके हिसाब से अपने अपने हिसाब से क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। तो मेरे पास जो एक एक्टिविटी मौजूद है, ये एक्टिविटी यहाँ पर मौजूद है कि आपकी स्क्रीन के ऊपर एक वर्ड मौजूद है। इस तरीके की एक्टिविटीज जो है मैं आमतौर पर जो छोटे स्टूडेंट्स को परफॉर्म कराता हूँ, और ये एक्टिविटी आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। आपके पास एक वर्ड नजर आ रहा है, कंप्लीट वर्ड है एजुकेशन, जिसमें मुख्तलिफ वर्ड्स आपके सामने मौजूद हैं। मैं स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आपके पास जो है 2 मिनट है, और इस वक्त मैं आप सबको भी 2 मिनट दे रहा हूँ। 2 मिनट में आप सबसे जो है मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप सबसे रिक्वायरमेंट मेरी ये है कि 4 लेटर वर्ड्स आपने क्रिएट करने। जितने 4 लेटर वर्ड्स आप क्रिएट कर सकते हैं आप क्रिएट करें, और उस क्रिएट करने के बाद आप हमें चैट बॉक्स के जरिए जाए शेयर करें कि आपने इन लफ्जों से मिलकर 4 वर्ड्स जो है वो क्या डेवलप किए हैं। कोशिश ये कीजिएगा कि कोई भी वर्ड जो है दोबारा जो है रिपीट ना हो, एक लेटर दोबारा लेटर में रिपीट ना हो। तो हमारे पास पहला लफ्ज आ गया है, और वो क्या है? डेट। ठीक है, एक और लफ्ज आ गया हमारे पास, क्यूट। नादिया कह रही है डक। ठीक है, डक। एजुकेशन में के कब है? नादिया से मैं पूछना चाहूंगा कि एजुकेशन में के कहाँ आ गया? ओके ठीक है, डक। ठीक है ओके ओके ठीक है। और माज आप परफॉर्म करें, और जय नोमा से मैं चाहूंगा कि वो भी बताएं। डॉक्टर राबिया की तरफ से भी मैं चाहूंगा कि वो भी कोई 2-3 वर्ड्स प्रिपेयर करें। टाइड आ गया है, ठीक है। केन, बिल्कुल ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया था, इट मैंट टू बी डक, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। ओके, और ड्यून, ठीक है, वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास। टोन, टेल, डीन, बिल्कुल ठीक। ठीक है, अब ये हम देख रहे हैं रीड। ठीक है, रीड भी अच्छा ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है, रीड भी एक अच्छा था। तो इस तरीके से हमें ये समझ आ गया कि जो है क्रिएटिविटी में अभी हमने ये देख लिया कि जो है अब ये मल्टीपल इंटेलिजेंस है। मल्टीपल इंटेलिजेंस कैसे थी? मुझे जज करना था कि सब क्या क्या अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो ये जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस या क्रिएटिविटी बूस्ट करने की एक अच्छी एक्टिविटी है, जिसमें मैंने ये देखा, मैंने एक वर्ड दे दिया, इस वर्ड से आपने 4 लेटर, मैंने वर्ड दे दिया। ओके यस, साइमर बाप ने जो पॉइंट आउट किया है कि रीट में जो है आर नहीं है एजुकेशन में, तो बिल्कुल ठीक है, आर नहीं है इसमें। तो ठीक, तो बताने का खैर मकसद ये था, पूरी एक्टिविटी को कराने का मकसद ये था कि हम ये सीखें कि जो हमारे पास सारे वर्ड्स हैं, इनके जरिए हमने देखा कि कितने जो है मुख्तलिफ क्रिएटिव, कुछ लोगों ने झटझट आंसर देना शुरू कर दिया, और कुछ लोगों को टाइम लग रहा है अभी भी रूल्स को समझने के लिए। तो बहुत सारे लोग अभी समझ रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो हमें ये समझ आया कि हर बंदे का लेवल अलग अलग होता है, मल्टीपल इंटेलिजेंट मौजूद होती है, हर किसी का क्रिएटिव लेवल मुख्तलिफ होता है। तो ये एक बेहतर अंदाज है, जिनका क्रिएटिव लेवल बेहतर है उनको मजीद बेहतर करने के लिए, और दूसरा जिनका क्रिएटिव लेवल बेहतर नहीं है वो इस तरीके की एक्टिविटीज से अपना क्रिएटिविटी लेवल बेहतर कर सकते हैं। और भी एक्टिविटीज है, जिनमें से एक एक्टिविटी अब मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ठीक है, इनफ है, हमारे पास जो ये 4 लेटर वर्ड्स बन चुके हैं। अब हम मजीद आगे बढ़ेंगे और दूसरी एक्टिविटी पर बढ़ेंगे, और दूसरी एक्टिविटी आपके पास ये कि आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है कुछ पिक्चर्स आएंगी, और उन पिक्चर्स को मैं चाहूंगा कि आप लोग ऑडियो में एक्सप्लेन कर दें।
चैट पे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल होगा, और अगर कोई फिर भी चाहता है कि चैट पे एक्सप्लेन करे तो वो चैट पे एक्सप्लेन कर दे। मैं 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए एक वीडियो एक पिक्चर दिखाऊंगा, और उस पिक्चर को दिखाने के बाद मैं चाहूंगा कि आप सब जो ऑडियो के जरिए से कम्युनिकेट करें। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर आ गई है। I can explain any way I want, or जी जी बिल्कुल, आपको जो पिक्चर नजर आ रही है आप उस पिक्चर को एक्सप्लेन कर दें। there's a man who is standing and who's lost, stranded on a beach, looking for a ship so that he can go back home. ठीक है, बिल्कुल आपने ये बता दिया। और कोई कुछ कहना चाहेगा? कोई चैट पे बताना चाहे तो चैट पर भी हमें लिख के बता सकता है। There's a man on the beach and जी he's lost basically, and he's looking for help. ठीक है। And SOS is written to save our souls. This is basically a slogan to help. And बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये SOS से बेसिकली हमें समझ आ जाना चाहिए कि वो जय आइलैंड में जस्ट स्टक हो गया, और वो डेफिनेटली हेल्प के लिए क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है किसी शिप को कि कोई हेल्प के लिए वो आ जाए, और ये सिंबल के तौर पर यूज किया जाता है ताकि दूर से शिप को समझ आ जाए। Save our souls. बिल्कुल ठीक है। तो मेरे ख्याल से कि अभी इस पे हम सबका इत्तेफाक हो गया कि ऐसा ही है। लेकिन बाज दफा ये होता है, जब मैं इसको काफी दफा मैं इस पिक्चर को यूज कर चुका हूँ अपनी वर्कशॉप में। जब भी मैं 21st सेंचुरी एजुकेशन की वर्कशॉप करता हूँ तो उस वर्कशॉप में मैं इसको यूज करता हूँ। तो बहुत सारे लोगों को जिनको SOS का मतलब नहीं पता होता, वो इसके बारे में मुख्तलिफ अपनी राय पेश करते हैं। तो मैं इस पिक्चर को जरूर यूज करता हूँ। अभी फिलहाल ऐसा है कि हम सबकी राय इसमें मैच कर गई है, और हम सब यही कह रहे हैं कि ये SOS ये सर्च कर रहा है किसी हेल्प के लिए। Save our souls. हाँ जी बिल्कुल। नेक्स्ट हमारे पास पिक्चर आ गई है। अब इसके ऊपर आपके मल्टीपल इंटेलिजेंस आ जाएगी, सब अपनी अपनी राय जरूर देंगे। The exam is very tough. People are just caught up, and one of the person does not know the answer, so he's trying to look what the answer could be, and looks like it's quite a tough test, and they all look tired also. So maybe they have studied the whole week before. That's it. ठीक है। नादिया, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? They look bizarre. They don't like what they are doing. So least interested kind of. Maybe it's a history paper, or maybe it's a history paper, I guess. आपको खुद हिस्ट्री पसंद है, मेरे ख्याल है तभी आपने सबको बोल दिया कि सबको हिस्ट्री नहीं पसंद। Maybe where you have to think a lot and where there's nothing amazing. ऐसे पेपर वही होते हैं जिसमें आपको रोड मेमोराइजेशन से लिखना होता है, जहाँ पे आपकी अपनी कोई इनोवेशन नहीं होती है। वहाँ पे सब स्टूडेंट्स के फेसेस ऐसे ही होते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नोमा हमें बोल रही है कि कोई अनएक्सपेक्टेड टेस्ट है। अच्छा, अगर मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊं कि मैं जिस पिक्चर को जब मैंने इस पिक्चर को जब सिलेक्ट किया था, तो मेरी ऑब्जर्वेशन इस पिक्चर के बारे में ये थी कि इस वक्त यहाँ पर क्लास में कोई बोरिंग लेक्चर चल रहा है, और स्टूडेंट्स बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और वो कोई काम कर रहे हैं बिल्कुल बिजार। बिल्कुल ठीक आप कह रही है कि वो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और कोई बोरिंग लेक्चर चल रहा है और वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आपका एक व्यू बिल्कुल ठीक है कि कोई अनएक्सपेक्टेड टेस्ट हो रहा है जिसमें स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, या ये भी कि कोई बहुत ही डिफिकल्ट टेस्ट हो रहा है, ये भी एक ओपिनियन है। इसके अलावा एक ओपिनियन ये भी हो सकता है कि चीटिंग हो रही है, जबकि आपने पहले आइडेंटिफाई किया था कि बॉय वो गर्ल की कॉपी को देखने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी हो सकता है। तो हम इसमें से मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यूज देख सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे अपने ऊपर है। तो ये एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को क्रिएटिविटी को बूस्ट कराने में, जिसमें स्टूडेंट्स मल्टीपल आंसर्स लेकर आए, क्योंकि हम सारे के सारे यहाँ पर जो मौजूद हैं, जितने भी टीचर्स हैं, हम सारे के सारे क्योंकि टीचिंग से वाबस्ता है, और हमारा इंटेलेक्चुअल लेवल भी हो सकता है कि समहाउ थोड़ा बहुत मैच कर रहा है। लेकिन जब हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं तो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल काफी डिफरेंट होता है। तो हो सकता है कि जब हम ये एक्टिविटी अपने स्टूडेंट्स को कराएं, या बेहतर पिक्चर्स की सिलेक्शन के साथ हम जब ये एक्टिविटी कराएं, तो हो सकता है कि हमारे पास बहुत बेहतर और मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स आए। जैसे कि पानी की ग्लास की बात की जाती है कि पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है और आधा खाली है। तो अगर हम अपने स्टूडेंट्स को दिखाएं और उनसे पूछें कि आप इसको क्या देख रहे हैं, आप अपने ओन वर्ड्स में इसको एक्सप्लेन करें, तो स्टूडेंट्स वो अपने मुख्तलिफ आराय देंगे, और उसमें कुछ लोग बोलेंगे कि हाफ फिल है, कुछ बोलेंगे हाफ फुल है, हाफ खाली है। तो ये अपनी अपनी राय दे सकते हैं पार्टिसिपेंट्स, ऑडियंस। अब ये हमारे पास तीसरी पिक्चर आ गई है, इसके बारे में भी हम आपकी राय चाहेंगे।
they are having an argument. Maybe they are office buddies, and although the dinner looks delicious and home environment lag raha hai, लेकिन कोई heated up discussion है that is going on in their meeting. ठीक, नोमा जय कहती हैं कि कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है यहाँ पर, कोई जय बहस चल रही है, और जय डिनर जय यहाँ पर चल रहा है साथ साथ, और डिनर जय क्या है, आप सही रही हैं कि डिलीशियस लग रहा है जी. Exactly, there's an argument going on. Of course, their faces and the way the guy is pointing his finger towards the other guy, and both the gestures and their facial expressions, they look as if they are in an argument, or they are in a not a kind of a fight, but basically an argument, I guess. I just want to add over here, I'm sorry I'm interrupting. It looks like that in the beginning it was not an argument. बहुत अच्छा एक environment था, because सब कुछ लग रहा है कि well prepared है, and they both were ready to have dinner together. लेकिन later on it turned out to be this way. बिल्कुल ऐसा ही. और जय ऐसा भी हो सकता है कि अभी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुआ और माइट भी ये फ्यूचर में क्या हो जाए, ये जय बहुत बुरे तरीके से फाइटिंग में जय क्या हो जाए, तब्दील हो जाए. तो बहुत कुछ हो सकता है और हम इस पिक्चर से बहुत कुछ इंटरप्रिटेट कर सकते हैं. अच्छा, ना सिर्फ इससे जय हमारी क्रिएटिविटी बूस्ट हो रही है, बल्कि अभी जब हम अपने स्टूडेंट्स के जरिए, जब हम आपसे मैं पार्टिसिपेट्स के जरिए आपसे जब मैं जय आपकी राय पूछ रहा हूँ कि आप क्या देख रहे हैं इस पिक्चर में, तो जिस तरीके से आप अपने स्टूडेंट से जब इस तरीके से राय पूछेंगे, तो इससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर होंगी, क्योंकि वो जो देख रहे हैं उसको एक्सप्लेन करना भी सीखेंगे, अपने ओन वर्ड्स में बताना भी सीखेंगे, तो कम्युनिकेशन भी इसमें बेहतर हो जाएगी, क्रिएटिविटी भी बूस्ट हो रही है. और हो सकता है कि कुछ जगहों पर हम इस तरीके की सिचुएशन पिक्चर में दें, जैसे कि कुछ पिक्चर्स आपने देखी होंगी, पजल्स वगैरह जो होते हैं, जो पिक्चर्स में नजर आ रहे होते हैं, जिसमें जाए मुख्तलिफ टैब्स बने हुए होते हैं, और उसमें बताया जाता है, पूछा जा रहा होता है कि बताएं कि कौन सा टैब पहले फेल होगा, कौन सी बकेट जो है वो पहले फेल होगी. तो इस तरीके से हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज को प्रिपेयर करते हुए ना सिर्फ क्रिएटिविटी बल्कि कम्युनिकेशन स्किल्स और जो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग है उसको भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी इस एक्टिविटी में. तो ये एक एक्टिविटी बहुत जबरदस्त किस्म की एक्टिविटी है, जो कि मैं हमेशा अपने हर तकरीबन वर्कशॉप में पार्टिसिपेट्स को जो है कराता हूँ और बताता हूँ कि जरूर करनी चाहिए ये. अच्छा, और इस एक्टिविटी का फायदा ये कि ये बहुत छोटे लेवल पर भी हो सकती है और ये बहुत बड़े लेवल पर भी कर सकते हैं. यूनिवर्सिटी लेवल पर भी इसको जो है आप थोड़ा सा चेंज कर करा सकते हैं, और जो है बिल्कुल स्मॉल लेवल पर भी आप इसको कर सकते हैं. तो हर तरीके की जो है ये लेवल पर जो इस्तेमाल हो सकती है. बस आपको जो पिक्चर्स की सिलेक्शन करते हुए आपको जो ख्याल रखना है कि आप किस लेवल को पढ़ाते हुए कर रहे हैं. अच्छा, अब हमारे पास जो एक चौथे सी, जो 4C हमारे पास मौजूद था, उसके बारे में हम बात करेंगे. और जो 4C हमारे पास मौजूद था वो था कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के बारे में एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी हुई है, और वो लिखी है, कम्युनिकेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ कन्वेइंग आइडियाज क्विकली एंड क्लियरली. अगर आपके पास बहुत जबरदस्त आइडियाज हैं, आप बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप बहुत जबरदस्त क्रिटिकल थिंकर हैं, लेकिन अगर आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं है तो आप बहुत कुछ मिस करेंगे. हमारे पास बेसिक 3 टाइप्स होती हैं कम्युनिकेशन की, जिनमें नंबर 1 वर्बल है. वर्बल कम्युनिकेशन ये कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है. नॉन वर्बल में आ जाती है हमारी बॉडी लैंग्वेज, और हम अपने एक्सप्रेशन से क्या बताना चाह रहे हैं. क्योंकि जब बाज दफा हम सिर्फ कुछ बोलते नहीं, हम अपनी आंखों से, अपने एक्सप्रेशन से ये शो कर देते हैं कि हमें वो बात कैसी लगी है, अच्छी लगी है, बुरी लगी है, तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती है. तीसरी कम्युनिकेशन होती है हमारे पास रिटन कम्युनिकेशन होती है, जिसमें हमारे पास हम आमने सामने नहीं होते, लेकिन हम एक दूसरे को रिटन फॉर्मेट में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. और चौथी कम्युनिकेशन जिसको मैंने अभी ऐड किया है आफ्टर द कोविड, और वो है डिजिटल फॉर्मेट, डिजिटल कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से हम आपस में डिजिटली कम्युनिकेट कर सकें, जहां पर हम एक दूसरे को फिजिकली ना देख सकें, जहां पर हम फिजिकली एक दूसरे के एक्सप्रेशंस को ना देख सकें, और हम रिटन अगर रिटर्न ना कर सकें तो किस तरीके से जो हम डिजिटली जो कम्युनिकेट कर सकते हैं. तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं. मैंने जो एक जगह पे स्टडी करा था, तो मैं रिसर्च पढ़ा था, तो रिसर्च पढ़ते हुए आप सबसे मैं राय जानना चाहूंगा कि आप बताइए कि कितनी ज्यादा जो है हमारी वर्बल कम्युनिकेशन मैटर करती होगी, कितनी ज्यादा हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मैटर करती होगी. तो जब मैंने एक रिसर्च स्टडी की थी, तो रिसर्च स्टडी में मुझे पता चला कि हमारी 75% हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स सब कुछ डिलीवर कर देती है. लेट्स सपोज आप एक इंटरव्यू में गए हैं और उस इंटरव्यू में आप मौजूद हैं, और उस इंटरव्यू में आप जो अभी आपसे सवाल जवाब शुरू भी नहीं हुए, आप किस तरीके से रूम में, इंटरव्यू के रूम में एंटर हुए, आप जाकर किस अंदाज में बैठे हैं, आपने किस अंदाज में अभी बात करना शुरू की है, आपकी एक्सप्रेशन बता देंगे कि आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट है या कितने ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है. बिल्कुल इस तरीके से एग्जाम्स के दौरान भी हम स्टूडेंट को देखते पहचान जाते हैं कि कौन स्टूडेंट है वो काफी कंफ्यूज नजर आ रहा है, और वो बॉडी लैंग्वेज बता देती है हमें.
तो बॉडी लैंग्वेज ज्यादा मैटर करती है एज कंपेयर टू वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल मैटर नहीं करती? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग जो बहुत कॉन्फिडेंट भी नजर आते हैं, लेकिन अगर हमारी वर्बल स्किल्स बेहतर ना हो, हम लोगों के सामने बात करने का जो है हुनर ना रखते हो, तो हम अपनी जो है नॉन वर्बल स्किल्स को भी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो वर्बल और नॉन वर्बल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके पास वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स है, ऑल्दो कि वो इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन अगर आपकी वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर नहीं है, तो आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी इससे इफेक्ट करेंगी। लेट सपोज आप अगर जो किसी स्टूडेंट को बुलाते हैं जिसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर हो भले, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर ना हो, और आप उसको बोलें कि वो क्लास में आकर जो प्रेजेंटेशन दे 50 स्टूडेंट्स के सामने, तो जैसे ही वो स्टेज पर आएगा तो उसको स्टेज फेयर और स्टेज एंजाइटी की वजह से उसकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स भी क्या होंगी, इफेक्ट करेंगी, और वो इसको जो क्या करेगा, जो भी उसकी प्रेजेंटेशन होगी वो उस तरीके से बेहतर तौर पर परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है कि हमारी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही बेहतर हो। और क्योंकि हम एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वर्बल और नॉन वर्बल के साथ साथ रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो। कोई कुछ कहना चाह रहा है? कोई कुछ कहना चाह रहा था? अदरवाइज मैं ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। रिटन क्योंकि हम एजुकेशन में भी अभी इन्वॉल्व है और हम टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्कशॉप को ले रहे हैं, तो अब हमारे स्टूडेंट्स के जरूरी है कि वो अपने बातों को जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, जो उनके जहन में है, उसको वो अपने पेपर फॉर्मेट पर या रिटन फॉर्मेट पर भी उसको ट्रांसफर कर सके। हो सकता है कि एक स्टूडेंट है जिसकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर है, लेकिन अगर आपने कुछ सर्टेन टूल्स के जरिए उसकी रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर ना किया, तो वो अपने वो जो है बहुत बेहतर अंदाज में जो है वो चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा जो वो सीखता है, या वो जो वो बोल सकता है, या जो वो अपने प्रेजेंटेशन या अपनी नॉन वर्बल स्किल्स के जरिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए शो कर सकता है। क्योंकि हर जगह पर हम मौजूद नहीं होते, बाज़ जगहों पर हमारा जो है रिटन फॉर्मेट जाता है। जैसे कि अगर हम अपने स्टूडेंट से जो है इन एक्टिविटीज के लिए आपके पास क्या सजेशन है, जैसे मेरे पास एक सजेशन है कि हम असाइनमेंट दे सकते हैं, हम स्टूडेंट्स को ऐसे राइटिंग दे सकते हैं जिसके जरिए स्टूडेंट्स जो है कुछ चीजें लिखेंगे और वो हमारे पास आएंगी। अब हमारे पास जो उनकी ना वर्बल स्किल्स मौजूद होंगी, ना नॉन वर्बल स्किल्स होंगी, ना डिजिटल स्किल्स मौजूद होंगी, प्योरली जो सोली हमारे पास जो उनकी रिटन स्किल्स मौजूद होंगी, और हम उनके उसके ऊपर जो है क्या करेंगे, उनको असेस करेंगे। तो रिटन स्किल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स में रिटन स्किल्स को बेहतर करने के लिए, रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए कौन किस किस्म की एक्टिविटीज को परफॉर्म कराते हैं अपने अपने क्लास में, अपने अपने लेवल के हिसाब से? तो sorry, can you please repeat your question? I somehow सर got this. आपकी यस सर आपकी आवाज चॉप हो गई है। ठीक है, मैं आप क्वेश्चन लैग कर रही है थोड़ी सी। जी जी जी, इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है। मैं दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये था कि आप सब कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात हो चुकी है, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, या रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को जज करने के लिए, असेस करने के लिए, टेस्ट करने के लिए आप अपने स्टूडेंट्स को क्या एक्टिविटीज देते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि असाइनमेंट के जरिए या ऐसे राइटिंग के जरिए हम अपने स्टूडेंट्स में रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। तो आपके पास और क्या ऑप्शंस हैं? मेरे पास और भी सजेशंस है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं आपकी राय ले। जी नादिया। देखें राइटिंग स्किल्स को गेज करने के लिए तो बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारी वो हैं। आप असाइनमेंट बेस्ड कर सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड कर सकते हैं, जिसमें उनकी रिटन स्किल्स को जो है वो असेस किया जा सकता है, गेज किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसे राइटिंग ही हो, इट कुड बी एनीथिंग। So there are 1001 things. So you can, it's up to the teacher how she comes up. ठीक है। साइमा बता रही हैं, वो कह रही हैं कि जय आई आस्क देम टू राइट ईमेल्स टू टीचर्स एट टाइम्स। वो कहती हैं कि जय वो टीचर्स को जय ईमेल्स लिखने का कहती हैं ताकि जो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बेहतर हो, इससे उनकी डिजिटल कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास कुछ एक्टिविटीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ओपन बुक। ओपन बुक में क्या हो सकता है कि हम स्टूडेंट को जो एक चैप्टर रीड करने के लिए दे दें, और उस चैप्टर को रीड करने के बाद हम बोलें कि आप उसको आप समराइज करें अपने ओन वर्ड्स में। तो ओपन बुक एक अच्छा ऑप्शन है जिसके जरिए स्टूडेंट्स की रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स को हम बेहतर कर सकते हैं। उनके सामने किताब खुली हुई है, और उसके जरिए डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जो एक क्वेश्चंस होते हैं लैंग्वेजेस में, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह में, वो हो सकते हैं। रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स में हम बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा राबिया इंतखाब जो सजेशन दे रही है अपनी,
they can summarize the topic in particular number of words assigned by teacher. बिल्कुल ठीक है कि जो particular number of words में आप जो उस जो entire reading material है आप उसको क्या कर सकते हैं, summarize कर दें. बिल्कुल ऐसे ही जो open book भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है. इसके अलावा और भी बहुत सारी activities हम perform कर सकते हैं. अच्छा, अब हमारे पास जो है, ये तो हमारे ट्रेडिशनल क्लासरूम सेटअप्स थे. इसके अलावा जो हमारे पास ट्रेडिशनल क्लासरूम में जो न्यू टूल्स हम मेरा ख्याल है कि मेरा इंटरनेट इशू कर रहा है. कैन यू गाइस हियर मी? प्लीज मुझे ये बताइएगा कि आप सारे मुझे सुन सकते हैं? Yes, now we can. बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास इंटरनेट का इशू हो रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आवाज नहीं आ रही है. कहीं पर भी आवाज ना आए तो काइंडली मुझे मैसेज कर दीजिएगा. और अगर ये वीडियो एंड हो जाए तो मैं 5 मिनट के बाद दोबारा इस वीडियो को स्टार्ट कर दूंगा, तो व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट हम करेंगे अगर जो वीडियो एंड हो जाती है. बहरहाल हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं और कंटिन्यूएशन पर हम आ जाते हैं कुछ न्यू टॉपिक्स के ऊपर. मुझे मालूम है कि इनके सारे कॉन्सेप्ट आप सबके लिए न्यू नहीं होंगे. आप सब इनके बारे में जो है पढ़ चुके होंगे, बता चुके होंगे, और हो सकता है कि आप सारे इन सबको इनकॉर्पोरेट भी कर रहे होंगे. जैसे कि कॉन्सेप्ट है फ्लिप क्लासरूम. इसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है. इसके अलावा हमारे पास कोऑपरेटिव लर्निंग है और हमारे पास प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है. तो हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे. सबसे पहले हम फ्लिप क्लासरूम पर आएंगे और फ्लिप क्लासरूम पे आने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा. और वो वीडियो जो है मैं प्ले करूंगा पहले और फिर जो आप सबको दिखाऊंगा. ओके, तो आप सबकी स्क्रीन पर जो है वीडियो जो है आ चुकी होगी अब, और मैं अब इस वीडियो को प्ले कर रहा हूँ. तो पहले हम वीडियो को प्ले करेंगे. वीडियो को प्ले करने से होगा ये कि हमें फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर समझ आएगा. This is a classroom. The teacher stands at the front and the students watch and listen. You'll recognize this because it's probably how you were taught and how your parents were taught before you. But there are a lot of problems with this approach to teaching. You see, not all students learn at the same speed, so some get left behind. And while some students learn better by listening, others may learn better by doing. This means that teachers can't always do the best job they can, but there is another way. The flipped classroom addresses these problems and makes learning more personal. First, the teacher makes a video that delivers the content they'd usually teach in class. Then they share it online with students who can watch it before the next lesson. This leaves the teacher free to spend class time leading activities that help students apply themselves. Students can rewind and rewatch a video as many times as they like and come back to class with questions to the teacher. So keeping up with the class is no longer an issue. Students can access the video at any time using mobile devices, giving them the ability to learn more independently. Instead of sitting and listening, students can spend class time applying knowledge in more practical ways. And teachers are free to spend their time working with students and giving them individual support and attention. The flipped classroom model is already making a difference to students and teachers worldwide, so get involved. राबिया कह रही हैं कि इट्स स्टॉप. वीडियो क्या बीच में स्टॉप हो गई थी? माज अली कह रहे हैं इट्स प्लेइंग है. तो वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है और अगर इंटरप्शन हो गई है तो मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको जो क्लास में कंटेंट डिलीवर करना होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपने एक लेक्चर प्रिपेयर करना है, तो क्या होता है कि लेक्चर टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है. आपको बहुत सारी चीजें जो है पहले डिटेल में बतानी पड़ती हैं और उसके बाद फिर आप जो है एक्टिविटीज की जाने पाते हैं, फिर आप जो है क्लास वर्क की जाने पाते हैं. तो मुख्तलिफ चीजें आप बाद में करते हैं, प्रॉब्लम्स की जाने फिर आप बाद में आते हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह की तरफ बाद में आते हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट को सिखाया कितना है ये जो है कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ये वाला पार्ट मिस हो जाता है. और सिर्फ ये पार्ट जो है क्या होता है हमारे पास आ रहा होता है कि जो हमने कितना पढ़ा दिया है, हमें ये नहीं पता चलता कि हम कितना सिखा चुके हैं. तो अगर हम जो है इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फ्लिप क्लासरूम के मेथड को यूज करें. फ्लिप क्लासरूम का मेथड ये कि स्टूडेंट के पढ़ने से पहले, कोई टॉपिक स्टार्ट होने से पहले, टीचर उस लेक्चर की जो कि वो क्लास में आमतौर पर डिलीवर करती थी उसकी वीडियो बनाकर वो अपलोड कर दे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां से स्टूडेंट देख सके, या फिर वो कोई ऐसी रेलेवेंट रीडिंग मटेरियल या वो कोई ऐसा रेलेवेंट
वीडियो मटेरियल स्टूडेंट्स को बिफोर कमिंग टू द क्लास प्रोवाइड कर दे, जिसमें वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएं जो कि उसने क्लास में पढ़ाने। तो होगा ये कि वो क्लास में पढ़ा चुका, क्लास में पढ़ाने वाले सारे टॉपिक स्टूडेंट क्लास में आने से पहले देख चुका होगा। अब यहाँ पर देखने के बाद, वो सारी की सारी वीडियोस और सारे के सारे लेक्चर्स देखने के बाद या सारा रीडिंग मटेरियल पढ़ने के बाद जब स्टूडेंट क्लासरूम में मौजूद होगा, तो इस क्लासरूम में हम डायरेक्टली कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपनी क्वेश्चन से, क्लास वर्क से, एक्टिविटीज से, जिससे हम जो साथ साथ ये भी जज कर सकेंगे कि हमारे स्टूडेंट कितना बेहतर लर्न कर चुका है, कितना बेहतर सीख चुका है। तो ये एक बेहतर एक्टिविटी है जो कि हम अपने स्टूडेंट के साथ कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि कितना बेहतर है। और ये हमारे क्लासरूम टाइम्स है सेव भी करता है। तो ये हमारे पास जो है ये हो सकता है। अच्छा, अब मसला ये कि हमारे पास तो अभी जाहिर है यही चल रहा है कि अभी हम जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, मेजॉरिटी स्कूल टीचर्स जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, और यूनिवर्सिटी टीचर्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जितने भी टीचर्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए इसकी सजेशन मेरी ये है कि पहले आप अपना एक वीडियो लेसन बना दें। वीडियो लेसन बनाने के बाद अपने स्टूडेंट्स को अपलोड कर दें और एक सर्टेन डेडलाइन दे दें कि ये फला फला डेडलाइन है और इस डेडलाइन के अंदर आपने इस वीडियो को देखना है। और इस डेडलाइन को देखने के बाद आप एक जूम सेशन ऑर्गेनाइज कर लें और उस जूम सेशन के अंदर आप पहले उनसे डिस्कशन कर लें। डिस्कशन करने के बाद आप उस चैप्टर से या उस टॉपिक से रिलेट मुख्तलिफ एक्टिविटीज को प्रिपेयर करते हुए उन एक्टिविटीज का, जैसे फॉर एग्जांपल क्विज ले लें, जैसे क्विजेस की एप्लीकेशन को यूज कर लें, या आप मुख्तलिफ एक्टिविटीज को परफॉर्म कराते हुए लाइव सेशन में आप जज कर लें कि स्टूडेंट ने कितना सीखा है। तो ये एक बेहतर जो है हमारे पास फ्लिप क्लासरूम का कॉन्सेप्ट है। ये टीचर का टाइम सेव भी कर रहा है और साथ साथ हमारे क्लासरूम को मोर लर्निंग बेस्ड बना रहा है, स्टूडेंट सेंटर्ड जो है ये स्टूडेंट बना रहा है। आप में से कोई अगर इस कॉन्सेप्ट को पहले इस्तेमाल कर रहा था तो वेल एंड गुड है, और अगर कोई नहीं इस्तेमाल कर रहा था तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अपनी मैनेजमेंट्स को आप सजेस्ट करें और फ्लिप क्लासरूम के मेथड को लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, और कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जिनको ज़ाहिर कंसर्न, कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जिनको ज़ाहिर कंसर्न होगा कि वो अपनी वीडियो में जो है वो नहीं आना चाहते या वो अपनी ऑडियो नहीं देना चाहते। तो यूट्यूब पर बेशुमार वीडियोस अवेलेबल हैं। जितनी भी वीडियोस मैं आपको दिखा रहा हूँ वो सारी की सारी यूट्यूब पर अवेलेबल है, या जो भी टॉपिक आप पढ़ाने जा रहे हैं उससे बहुत बेहतर वीडियोस जो यूट्यूब पर अवेलेबल होती हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि यूट्यूब से कुछ वीडियोस उठाकर आप अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर दें, या कोई सर्टेन रीडिंग मटेरियल आप स्टूडेंट्स को पहले से दे दें, ताकि जो है क्लासरूम का जो टाइम है वो क्या हो जाए, सेफ हो जाए। इसके लिए आपको नॉर्म्स फिक्स करने पड़ेंगे, रूल्स बनाने पड़ेंगे। स्टूडेंट को ये रूल पता होना चाहिए कि आप क्लास में जो है आप लेक्चर नहीं देंगी, बल्कि क्या होगा कि डायरेक्टली क्लास में एक्टिविटी स्टार्ट होंगी। तो बिहेवियर एक्सपेक्टेशंस में बहुत जरूरी, जो कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन की स्टार्टिंग में बताई थी। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर हमने पहले भी बहुत बात करी है, और इससे रिलेट भी मेरे पास एक बहुत अच्छी वीडियो है, और मैं वो वीडियो पहले दिखाऊंगा और फिर हम जाए, मैं चाहूंगा कि हम डिस्कशन करें इसके ऊपर, आप भी अपनी जो है इस पर इनपुट जरूर दें। तो मैं जो इनपुट आपसे लूंगा इस पर। पहले मैं आपको प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। ओके, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, पहले मैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से पहले ओके, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग से पहले मैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग एक चीज बता दूं कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या है, ताकि हम दोनों को एक साथ ही डिस्कस कर लें। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी यही है कि हम स्टूडेंट्स को जो टीम में डिस्ट्रीब्यूट करें, उनको कोई ऐसा टास्क दें जिससे जो है उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, उनकी कोलैबोरेशन, उनकी कम्युनिकेशन और जो ये तमाम स्किल्स जो है क्या हो, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी इंक्रीज हो। ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का आउटकम हो सकता है। ये सारे के सारे हम एक वक्त में अचीव कर सकते हैं। साथ साथ हमारे पास जो है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग ज्यादा बेहतर है क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। इसमें होता ये कि स्टूडेंट सेंटर्ड पेडागोजी है। स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट को अपने ओपन एंडेड प्रॉब्लम्स के जरिए सॉल्व करके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है। क्या बेहतर ये सजेशन है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग के बारे में, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के बारे में हम इसकी जो है अब एक जो है बेहतर वीडियो देखेंगे और फिर जो है हम इस पर जो है डिस्कशन मजीद करेंगे। तो मैं वीडियो पहले प्ले कर लूं। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड आप सबकी स्क्रीन पर अब जो है मेरे ख्याल से वीडियो आ गई होगी। ओके, learning in less than 5 minutes. I promise. ओके, ये 5 मिनट्स की वीडियो जिसमें आप learning in
ये 5 मिनट्स की वीडियो है जिसमें आपको जो है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग को बहुत बेहतर अंदाज में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो हम जो इस वीडियो को देखते हैं और फिर हम इस पे ओपन डिस्कशन करते हैं। In less than 5 minutes, I promise. In the 1980s, somebody decided that haircuts were way too messy. So they combined the hair trimmer and the vacuum cleaner, and we ended up with the Flowbee. And I remember begging my parents for a Flowbee, and they said no because they thought I would use it on the dog, and they were probably right. But the idea there is pretty clear, that you can solve problems in unique ways. And that's the core idea of problem-based learning. Number one, the need for problem-based learning. School exists in a one-size-fits-all factory model where students are expected to passively consume content. But here's the thing, kids aren't widgets, and one-size-fits-all is great for socks, but lousy for minds. Kids need to dream and wonder and imagine. They need to design and build and tinker, and they need to think critically and solve complex problems. For years, the model has involved going to school, being compliant, getting into college, and then climbing the corporate ladder. But the ladder is now a maze, and our students need to know how to navigate the complexity of a global society. In other words, students need to be empowered to solve real-world problems. And that's why we have problem-based learning. Number two, the history of problem-based learning. Problem-based learning began at Case Western University in the 1950s, although it wasn't called that at the time. And the goal was to provide real-world problems for medical students to solve. It soon spread to other medical schools and eventually made its way into business, law, engineering, and education. And by the 1960s, you could find elements of problem-based learning within the new social studies framework of Macialis and Cox, as well as Herbert Thielen's group investigation model. Problem-based learning fits well within the social family of education because of the emphasis on real-world problems in human systems. It's not surprising that many of the problem-based learning theorists cite John Dewey's notion of democratic education, as well as Paulo Freire's concept of critical pedagogy. In other words, kids need to be engaged with solving problems within their world. And here's the description of problem-based learning. There are 4 different phases. Number one, you present or identify the problem. In some cases, the teacher decides on the problem. In other cases, individual students or the entire classroom community presents the initial problem. Phase number 2, they develop a plan for solving the problem. Here, students work collaboratively in this phase where they figure out what they will do in order to solve the problem. In some cases, it's a really small plan of action, but sometimes they might engage in research, brainstorming, and ideation. And in a few cases, they might even decide to build a product. The next phase is the implementation of the plan. In this phase, students test out their plan to see if they can solve the problem. And then finally, they move to the last phase where they evaluate implementation. Here, students analyze the results and they also reflect on the process. Now, here's the ideal context for problem-based learning. Problem-based learning works best when students solve authentic real-world problems. Math teacher Dan Meyer warns against solving problems that contain pseudo-concepts where students solve problems that don't actually reflect the way the world exists. So it's important that the problems feel real to the students. In social studies, students might broker peace in a war simulation. In math, they might determine the most efficient route for a trip. In language arts, they might figure out if a novel should be adapted into a movie. And in science, they might do a science fair project. But the key idea here is that it is not project-based learning, it's problem-based. And that's because you don't have to design a product. You're simply solving a problem. Ideally, students will solve problems that actually exist in their own world. And here's where the technology comes in. Our devices have a slew of apps that once required additional time and resources. And the problem-based learning provides a model that taps into both the connective and creative capacity of technology so that students can access the tools and information
So that is basically problem-based learning in less than 5 minutes. Okay. I'm really sorry, आपको आवाज मेरे ख्याल से पीछे से आ रही होगी। यहाँ पर जो है कुछ काम हो रहा है आगे, मैं बिल्कुल विंडो के सामने बैठा हूँ अपने घर पर, तो आवाज मेरे ख्याल से आप लोग को शायद समझ नहीं आ रही होगी। Can you guys hear me? Yes, we can hear Yes, you. sir. तो मैं थोड़ा सा आपसे पहले से माजरत चाहता हूँ कि जो यहाँ पर जो थोड़ा काम हो रहा है, घर के सामने रोड बन रहा है और वो इसकी वजह से थोड़ी सी आवाज शायद कम आए। मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा तेज बोलूं ताकि आप सबको समझ आ सके। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मैंने दोनों को एक ही जगह दिखाया। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में फर्क ये है कि प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में हम सिर्फ रियल लाइफ सिनेरियोज को लेते हुए प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन ढूंढने के लिए स्टूडेंट्स को भेजते हैं, जबकि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि कोई वो ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करें जिसमें जो है वो जो है सीख सकें। तो ये दोनों ही जो है तकरीबन समहाउ रिलेटेबल है। तो मैं चाहूंगा कि आप अपना अपना इनपुट दें कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी आप बताएं कि जो आप किस तरह की एक्टिविटीज अपने स्कूल्स में, अपनी यूनिवर्सिटीज में जो है देते हैं, जिसके जरिए जो आप जो है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या जो है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो है परफॉर्म कराते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं एक सजेशन दे दूं कि ये जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है और जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, अगर खासकर ये प्रोजेक्ट आपने जो है स्टूडेंट्स को बोला है कि प्रोडक्ट भी उन्होंने डेवलप करना है, तो ये आप जो साल में 1 या 2 दफा से ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये कॉस्टली पड़ेगा। और अगर प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग तो फिर ये आप जो काफी दफा कर सकते हैं एक सेमेस्टर में या एक ईयर में। तो आप सब बताइए कि आप सबके जो है इंस्टीट्यूट में किस तरीके से पीबीएल को जो है इनकॉर्पोरेट किया जाता है। Can you guys hear me now? मेरी आवाज पता नहीं आ रही है आपको या नहीं आ रही है। ठीक है, मैंने आपसे सवाल ये किया था कि आप अपने अपने स्कूल्स के अंदर किस तरीके से जो है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, इसके बारे में अगर कोई अपना ओपिनियन देना चाहे, या आप लोगों ने अभी फर्स्ट टाइम सुना है पीबीएल? Actually, हो जरूर रहा होगा, लेकिन at this point I'm not able to identify it because it's not that clear to me. Learning हो रही होती है, लेकिन project based learning, we can say in the senior section children are sent to NGOs where अब मुझे नहीं पता whether it's going to come in that scenario or not. NGO में जाते हैं, वहां पर help out करते हैं। अब for example हम लोग Eid boxes बनाते हैं for the underprivileged children. Every year the whole school does it. Individual child, they go home, they make a Eid box, and then it is sent to those schools through our children. अब ये project based learning तो नहीं होगी। There was a problem in the society that we tried to help through this way, लेकिन उसमें learning क्या है? Learning तो ये हो सकेगी मेरे point of view से कि compassionate होना वो सिखाया गया। That could be the objective of a school. तो अभी तो at this point I'm not able to identify more. यही मेरे पास एग्जांपल अभी आई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि जो लेट्स सपोज जैसे हम अपने मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था, तो वहाँ हमने जो एक एक्टिविटी परफॉर्म करी, और वो एक्टिविटी ये थी कि जो अभी रिसेंटली उसमें एक्टिविटी हमने ये परफॉर्म करी कि हमें पता है कि कोरोना वायरस जो है वो जो है बहुत ही हॉट डिबेट है, हॉट टॉपिक है, इसकी वजह से हम सबकी लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। तो हमने एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग दी और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग दी स्टूडेंट्स को। और वो प्रॉब्लम ये थी कि हमने स्टूडेंट्स को ये सवाल दिया, क्वेश्चन दे दिया कि जय आप ये बताएं कि किस तरीके से कोरोना वायरस से सेफ रहा जा सकता है। और उसके बाद हमने ये स्टूडेंट्स को जय इंडिपेंडेंस दे दी, ये आज़ादी दे दी कि वो जिस लेवल का, जिस फॉर्मेट पर जो है वो अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट बनाएं और वो प्रोजेक्ट जो है हम तक पहुंचा दें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेफ्टी चार्ट्स बनाना शुरू किए, सेफ्टी पोस्टर्स बनाने शुरू किए। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो अपनी वीडियोस बनाकर घर में जो है परफॉर्म करते हुए, सोप से हाथ धोते हुए बनाते हुए दिखाई। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है वो मास्क पहनते हुए, सैनिटाइजर यूज करते हुए बताई। कुछ स्टूडेंट्स ने जो है स्पीच प्रिपेयर करी और डिबेट में पार्टिसिपेशन लिया। तो ये जो है हमारे पास क्या था, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। हमने उनको एक प्रॉब्लम दे दी कि इस वक्त हमारे पास एक प्रॉब्लम है कोरोना वायरस, और उस कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है वो आप पर हमने छोड़ दिया है।
और अब आपने सॉल्व करना है। तो हमने इधर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग दोनों को कंबाइन किया और स्टूडेंट्स को इस पे असिस्ट किया। तो हमने ये एक्टिविटीज परफॉर्म कराई पिछले दिनों। इसके अलावा स्टूडेंट से हम इस तरीके की एक्टिविटीज और भी क्लासरूम से भी प्रिपेयर कराते रहते हैं। तो क्लासरूम में जो एक्टिविटी प्रिपेयर कराते हैं उनमें एक एक्टिविटी हमारे पास ये थी कि कुछ अर्सा पहले हमने अपने स्टूडेंट से स्टूडेंट्स को एक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी, और वो एक्टिविटी ये थी कि हमारे लैब में जो इक्विपमेंट्स होते हैं टॉपिक से रिलेट, साइंस से रिलेट, मैथ से रिलेट, तो हमने कुछ इक्विपमेंट्स दिए और उन इक्विपमेंट से रिलेट हमने बोला कि वो एक्सपेरिमेंट वो अपने अंदाज में ओपन एंडेड परफॉर्म करें, और ओपन एंडेड परफॉर्म करने के बाद वो जो सोल्यूशन, जो प्रॉब्लम हमारे जो एक्सपेरिमेंट में आ रही है उनका हल बताएं। जो इक्विपमेंट खराब हो गया उस इक्विपमेंट को सही किस तरह किया जा सकता है, या क्या किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से भी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग सीखी। तो हम मुख्तलिफ अंदाज में प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग परफॉर्म करा सकते हैं। डेफिनेटली आप ठीक कह रही हैं कि आपके स्कूल में भी हो रही होगी, आपको इस वक्त एग्जैक्ट आइडिया नहीं आ रहा कि वो किस तरीके से हो रही होगी। अच्छा, ये आज का हमारा आखिरी टास्क है इस वर्कशॉप का। आप सबको सिर्फ एक एक टास्क सिलेक्ट करना है। ये 4 टास्क आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये 4 टास्क नजर आ रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आपको जो टास्क समझ बेहतर आ रहा है आपके कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए, अगर आप जैसे डॉक्टर हैं तो वो आप एनाटॉमी वाला ले सकती हैं। इसके अलावा अगर आप टीचर हैं तो इंग्लिश टीचर हैं तो आप इंग्लिश वाला ले लें, फिजिक्स टीचर हैं तो फिजिक्स वाला ले लें। मैंने 4 सब्जेक्ट्स के डिफरेंट टॉपिक्स आपकी स्क्रीन पर इस वक्त टास्क नजर आ रहे हैं। आपके पास ये सिनेरियो गिवन है कि ये सिनेरियो आपके पास है, और आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि किस तरीके से आप 4 C's को इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं इन सिनेरियोज में अपने क्लासरूम में। तो आप कोई भी एक टॉपिक सिलेक्ट कर आप अपनी राय देना शुरू करें, और अगर आपके पास राय नहीं होगी तो फिर मैं अपनी स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं 4 C's को अपने क्लासरूम में। कोई भी एक सिलेक्ट कर ले। मैं चाहूंगा डॉक्टर राबिया आप सिलेक्ट कर लें नंबर 1 टॉपिक, क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं और आप डेफिनेटली आपको ये ह्यूमन एनाटॉमी वाला यूनिट लाजमी कहीं ना कहीं पढ़ाना पड़ता होगा। तो मैं चाहूंगा कि आप उस पर कुछ एक्सप्लेन करें, और बाकी आप लोग भी कोई एक एक टॉपिक सिलेक्ट करें और उस पर अपनी राय दें। जी नादिया। अगर मैं आपको पहले कर दूं पोइट्री के ऊपर, तो जी जी बिल्कुल, आप अपनी राय दें। The third one. So you are teaching a unit in your class on poetry हाँ to evaluate your students' understanding, to give a quiz on the various forms of poetry. So how am I going to incorporate the 4 C's in it? Fine. The creativity, the critical thinking, then communication and collaboration. So what we can do is this, that if I'm taking poetry, so what I can do is this, that I can just find a picture related to that poetry, and I can bring it into my class, and I can show it to my children before giving the poetry, and we can talk about that on that picture. So everybody can give their views, what's going on. Like you just gave showed us some pictures. So everybody can give their views on the poetry, on that picture, what's going on. But that will bring them to the topic, to the poetry. So but the task here, this is a writing class. आपने this is a critical thinking class, huh? This is a writing class जहाँ पर आपने अपने स्टूडेंट को पोइट्री लिखना सिखानी है। तो अब यहाँ पर तो हम उनको राइमिंग वर्ड्स का बता सकते हैं कि look in the poetry there are words with the rhyme, so they can, we can give them one poetry and then they can make another poetry on it, but by selecting few rhyming words and then coming up with their own poetry, lots of things can be done. ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके अलावा डॉक्टर राबिया का मैसेज आया है और वो बताती हैं, चैट पे लिखती हैं कि वी कैन हैव डिस्कशन ऑन मॉडल्स। आप ह्यूमन एनाटॉमी पर बात कर रही हैं राबिया, अगर आप ये कह रही हैं तो आप नॉर्मली हम क्या करते हैं, वी कैन हैव डिस्कशन ऑन मॉडल्स द स्टूडेंट यूज्ड टू थिंक रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक है, वो बोल रही है कि वो क्या करेंगी कि वो डिस्कशन रखेंगी मॉडल के ऊपर, और फिर उस मॉडल पर डिस्कशन रखते हुए वो ह्यूमन एनाटॉमी को टेस्ट करेंगी स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से उनको समझ आई है या नहीं समझ आई है। अच्छा, और कोई बताना चाहे, कोई और टॉपिक लेना चाहे? साइमा, आप कोई टॉपिक लेना चाहें अगर?
I was thinking about the last one. You are teaching a unit in an elementary education class on policy. You mean policy by rules? जी 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 बिल्कुल, पॉलिसी रूल्स। Rules, na? जी This is जी what you're saying? जी जी Okay. तो इसके लिए मेरा ख्याल से creativity तो banner, they can make a poster or a banner. ठीक है। Collaboration भी आ जाएगी उसमें, creativity भी show हो जाएगी, and what else is left? 4 hours, right? I'm forgetting the 4 hours. ठीक है। अच्छा Banner, 4 C's, not 4 hours. 4, I'm C's. sorry, 4 C's. I'm so sorry. 4 C's। ठीक है। अच्छा अभी जो हमारे पास महाद अली का मैसेज आया, वो लिवर के बारे में बता रहे हैं फिजिक्स में। जय वो बता रहे हैं कि जय फॉर लिवर वी कैन यूज डिफरेंट मटेरियल्स लाइक रूल, आई थिंक रूलर कहना चाह रहे होंगे, रूलर और एल्बो। बिल्कुल ठीक है, अगर जय हमें रूलर लिवर्स के बारे में स्टडी बतानी है तो हम मुख्तलिफ मटेरियल्स लेके जा सकते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल नट क्रैकर, सीजर्स, रूलर, वी कैन यूज आवर ओन हैंड लाइक एल्बो, जाके हम जो उनको जो लिवर्स के मुख्तलिफ मटेरियल्स दिखा सकें और उनको लिवर को जो एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि जो आमतौर पे हम जो वर्कशीट्स वगैरह पे समझाते हैं जो कि ज्यादा प्रैक्टिकल बेहतर नहीं होता। डॉक्टर राबिया बताती हैं कि स्टूडेंट्स कैन अप्लाई ऑन देयर बॉडी पैल्पेशन थ्रू सरफेस एनाटॉमी। अच्छा ये जो आप इतनी जो हार्ड टर्म्स यूज कर रही हैं, मुझे एग्जैक्टली जो क्योंकि डेफिनेटली मैं तो जो एनाटॉमी इतना ज्यादा पढ़ाता नहीं हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा बेहतर नहीं पता। ये कोई बिल्कुल ही न्यू टेक्निक बता रही है जिसमें अगर वो ऑडियो पर आकर एक्सप्लेन कर दें तो बेहतर होगा, हम भी कुछ सीख जाएंगे। और अगर नहीं बताना चाह रही तो हम आगे बढ़ जाते हैं। बहरहाल मेरे पास भी इसकी कुछ सजेशंस थी, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। जो जो आपने अपनी सजेशंस दी थी, आप सब अपनी सजेशंस को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या आप लोगों की सजेशंस जो आप लोगों ने दी थी, क्या वही सजेशंस जो है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं मौजूद है। लाइक फॉर एग्जाम्पल साइमा ने हमें कहा था कि वो जो है स्टूडेंट्स को जो है पोस्टर्स बनवाकर जो है 4 C's को इंटीग्रेट करेंगी। तो यहाँ पर मेरे पास जो सजेशन मौजूद है वो सजेशन मौजूद है, प्रेजेंट स्टूडेंट्स विद अ सिनेरियो where a policy or a rule was broken by a student। हम ये सिनेरियो दे सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हर स्कूल के अंदर जो है ये पॉलिसी होती है कि जो है लंच ब्रेक में जो है स्टूडेंट्स जो है जो लिटर है वो थ्रो नहीं करेंगे और डस्टबिन में थ्रो करेंगे। लेकिन जो है वो पॉलिसी जो है डेफिनेटली ब्रोकन होती है और जो है स्टूडेंट्स जो है ख्याल नहीं करते हैं और फेंक देते हैं इधर उधर कचरा। उसके बाद फिर जो है उसकी कुछ पनिशमेंट दी जाती हैं और जो है स्टूडेंट्स को जो है समझाया जाता है कि किस तरीके से जो है ये जरूरी है कि जो है वो कचरा जो है डस्टबिन में थ्रो करे। तो अब ये हम जो है स्टूडेंट्स को सिनेरियो दे सकते हैं कि बताइए कि जो है लंच ब्रेक में जो है आपको एक पॉलिसी दी गई है और वो पॉलिसी ये कि जो है लिटर को जो है वो डस्टबिन में थ्रो करना है। अब आप ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ वो पॉलिसी ब्रोकन की गई है, किस किस ने वो पॉलिसी ब्रेक की है, किस किस्म का रूल ब्रेक किया गया है और क्यों उस रूल को तोड़ना गलत है और उस रूल को, उस पॉलिसी को फिल करना जरूरी है। अब जब हम इसको रियल लाइफ सिनेरियो देंगे तो स्टूडेंट्स के पास सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग आएगी। वो सबसे पहले अपना जो क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करते हुए सोचेंगे कि ये प्रॉब्लम आती कहाँ पर है। सबसे पहले वो प्रॉब्लम देखेंगे, फिर वो प्रॉब्लम में ये देखेंगे कि रूल्स ब्रेक कौन करता है और फिर वो उसके ऑल्टरनेट देंगे। और इसके एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि जब हम स्टूडेंट्स को डिस्कशन में शामिल कर लेंगे और जब वो खुद अपना इनपुट देंगे कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को नहीं पॉलिसी को ब्रेक करने पे क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, तो वो खुद इस पे ज्यादा अमल करेंगे। तो एक तो ये चीज हो गई। अच्छा उसके अलावा जो है पोएम्स की थीम के ऊपर बात हुई थी, पोइट्री की थीम्स पर बात हुई थी, जिसपे जो है नादिया ने अपनी जो है आउटपुट दिया था और उस आउटपुट पे उन्होंने कहा था कि वो जो है मुख्तलिफ जो है स्ट्रेटजीज को अप्लाई कर सकती है। तो मेरे पास भी एक स्ट्रेटजी अवेलेबल है और स्ट्रेटजी यही है कि आप स्टूडेंट्स को सिमिलर थीम की पोएम्स दिखाएंगी और जो बिल्कुल जैसे आपने भी कहा था यही कि जो आप जो उसको उसी फॉर्मेट पर लिखने के लिए बोलेंगी लेकिन डिफरेंट टॉपिक्स पर। तो ये एक बेहतर तरीका है, बिल्कुल ठीक है, इसमें हम मुख्तलिफ चीजें कर सकते हैं। डॉक्टर राबिया के लिए जो सजेशन थी वो सजेशन यहाँ पर मौजूद है कि आप जो अपने स्टूडेंट को एक वीडियो दिखा सकते हैं एथलीट की जिसमें उसको इंजरी हो जाएगी। जब वो इंजरी हो जाएगी तो आप यहाँ से अपना डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं और वो डिस्कशन ये होगा कि आप बताइए कि जब इंजरी हुई है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एथलीट की इंजरी दिखाई है जिसमें उसकी नी इंजर्ड हो गई है, तो अब आप उसमें जो है उसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर नी इंजर्ड हुई है और अब आप उससे सवाल कर सकती हैं कि बताइए कि जो कौन कौन से जो पार्ट जो वो इसमें इंक्लूड हुए होंगे और क्या क्या जो है उससे टेस्ट कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स की ह्यूमन एनाटॉमी की नॉलेज। अच्छा लिवर के बारे में जो सजेशन जो आई थी वो सजेशन यही थी कि स्टूडेंट्स को जो है प्रॉब्लम्स दिखाकर मुख्तलिफ मटेरियल्स को दिखाते हुए आप क्या कर सकते हैं जो है सजेशन दे सकते हैं। ये मास ने बोला था, लेकिन मेरे पास ये सजेशन है लिवर को समझाने के लिए। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास आप एक रोड पर जा रहे हैं और उस रोड पर जो है एक बहुत बड़ा पत्थर जो है बीच में आ गया है और वो सबको परेशान कर रहा है। आप उस पत्थर को किस तरीके से कैरी करेंगे, क्योंकि आप अकेले उठा नहीं सकते, 10 लोग भी पत्थर को नहीं उठा सकते अगर एक बहुत बड़ा भारी पत्थर है तो किस तरीके से आप उसको उठा सकते हैं। तो ये सारी चीजों को सोचते हुए
हम जो है इसको रियल लाइफ प्रॉब्लम देते हुए प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो हमारी इंटीग्रेशन हो सकती है 4Cs में मुख्तलिफ तरीकों से हमारे पास। अब मैं जो आ जाऊंगा अपने Q&A सेशन पर। Q&A सेशन से पहले मैं चाहूंगा कि जय आपको जो अपनी न्यू वर्कशॉप के बारे में बता दूं कि जो कि स्केड्यूल है 27 जुलाई को, 27 जुलाई 2 PM to 4 PM सेम टाइम पर जाएगी स्केड्यूल है। और इस वर्कशॉप को जो है हमने से जो है इस वर्कशॉप में जो है हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अपने क्लासरूम को, जो कि आजकल हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसको हम गेम्स और एक्टिविटीज के जरिए, एक्टिविटीज और गेम्स के जरिए जो है अपनी क्लासरूम के एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। तो गेमिफिकेशन से रिलेटेड ये एक एक्टिविटी, ये एक ट्रेनिंग वर्कशॉप है जो कि जो है 27 जुलाई को जो है 27 जुलाई को जो है ये स्केड्यूल है, द अल्टीमेट गाइड टू पेपरलेस क्लासरूम, टू गेमिफाई पेपरलेस क्लासरूम। मैं इसका जो है लिंक भी आपको अभी 2 मिनट में दे देता हूँ, जैसे ही मैं क्वेश्चन आंसर Q&A सेशन पर आऊंगा। फिलहाल मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा ये अपकमिंग इवेंट है जिसको आप रजिस्टर कर सकते हैं। फीस इसकी वही 500 है और सर्टिफिकेट्स आप सबको घर के जरिए, घर कुरियर के जरिए पहुंचा दिए जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब Q&A सेशन है। मैं चाहूंगा कि अब आप लोग सारे जो है अपने अपने जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कर लें, और इस दौरान जो है मैं आपको जो है अपनी उस वर्कशॉप का, जिस वर्कशॉप की मैं अभी बात कर रहा हूँ, उस वर्कशॉप का मैं आपको लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ। जी Excuse me, sir. Actually, are you able to hear me? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, I can hear you. I can hear you. मेरा क्वेश्चन बेसिकली रिगार्डिंग द टूल्स एंड एप्स दैट वी कैन यूज जब एग्जामिनेशन हम बच्चों की अब लेंगे ऑनलाइन। सो मेरा क्वेश्चन इज नॉट सराउंडेड टू दिस जो वर्कशॉप है, इट्स रिगार्डिंग कि हम लोग कौन सी एप्स या टूल्स यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर असेसिंग द चिल्ड्रन। अच्छा, अभी आप सबको पता है कि वर्कशॉप के एंड में आप सबको जो है एक ई रिसोर्स मटेरियल जो है मेल किया जाएगा, ठीक। उस मटेरियल के अंदर मैंने काफी सारे टूल्स के बारे में जो डिस्कशन की है, जैसे कि एडमोडो या जो है डिफरेंट जो है एप्लीकेशंस के बारे में, जिसमें लिखा हुआ है कि कौन से टूल्स आप असेसमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, कौन से टूल्स जो है आप जो है एक्टिविटीज के लिए यूज कर सकते हैं, और कौन से टूल्स आप कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसमें उन सबके ना सिर्फ लिंक्स मौजूद हैं, बल्कि जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन, रिटन मटेरियल इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, और कुछ जगहों पर हमने एडिशनल सपोर्ट के लिए जो मैंने रिसर्च के दौरान यूट्यूब वीडियोस देखी थी, मैंने वो भी अटैच कर दी, उसके लिंक्स भी अटैच कर दिए। तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक तो यूट्यूब में मिल जाएगी। दूसरा ये कि इससे रिलेटेड कुछ वर्कशॉप्स मैं पहले भी कंडक्ट कर चुका हूँ, जो कि मेरे पेज पर अवेलेबल है। अगर आप इवेंट पेज पर जाएं तो कुछ फ्री वेबिनार्स इससे पहले मैं कंडक्ट कर चुका हूँ, मैनेजिंग रिमोट लर्निंग इफेक्टिवली, क्रिएटिंग अ पेपर वो मैंने आपका अटेंड किया था लास्ट टाइम। इससे पहले कुछ वेबिनार्स और भी हुए, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हाउ टू क्रिएट अ पेपरलेस क्लासरूम, जिसके अंदर मैंने बहुत सारे टूल्स को जो है बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। और कुछ मेरे अपकमिंग वेबिनार्स भी इंशाल्लाह प्लान्ड हैं, जिसके बारे में हम असेसमेंट्स के ऊपर खास तौर पर जो है कुछ जो है वर्कशॉप जो है कंडक्ट करने जा रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको जो है ज्वाइन करें। अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ ले। लिंक मैंने जो है आपको जो है आप सबको जो है यहाँ पर लिंक आपको सबको मिल गया होगा। अगर आप में से कोई भी चाहे तो जो है उस लिंक को जो है फॉलो करके जो है नेक्स्ट वर्कशॉप में आ सकता है। ये जो है जुलाई की आखिरी वर्कशॉप है जो इस मंथ होने वाली है। अच्छा, इसके बाद इसी वीक में इंशाल्लाह जो है अगस्त का स्केड्यूल जो है पूरा का पूरा अवेलेबल हो जाएगा। अच्छा, सर्टिफिकेट से रिलेटेड मुझे एक बात करनी है, क्योंकि मेरे पास आप सबके एड्रेसेस नहीं है। तो जिन स्टूडेंट अभी जब मैं आप सबको ई रिसोर्स मटेरियल दूंगा तो आप सबको एक लिंक दिया जाएगा फीडबैक फॉर्म का। तो वो फीडबैक फॉर्म जैसे ही आप सब फिल करेंगे, उस फीडबैक फॉर्म को फिल करने पर आपको से आपका नेम, आपका कंप्लीट एड्रेस और आपका कांटेक्ट डिटेल, जो कि 24 आवर्स या जो कम से कम ऑफिस आवर्स में एक्सेस किया जा सके, वो कांटेक्ट नंबर आपसे मांगा जाएगा और कुछ फीडबैक ली जाएगी इस वर्कशॉप से रिलेटेड। वो काइंडली आप लोग जो है आज फिल कर दीजिएगा, 1-2 दिन में आप उसको फिल कर दें, ताकि हम जो है इसको कोशिश कर पहले ही यहाँ से जो है क्या कर सकें, फॉरवर्ड कर सकें, ताकि ईद से पहले आप सबको ये सर्टिफिकेट मिल जाए। I need to ask something. Why can't you give an e-certificate? अगर आप ई सर्टिफिकेट लेना चाहें तो ले लीजिए। मुझे ज्यादा जो है प्रेफरेंस ये होती है कि मैं स्टूडेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स को जो है घर पहुंचा दूं उनके सर्टिफिकेट। अगर आपको जो है ई सर्टिफिकेट चाहिए तो आप ई सर्टिफिकेट के लिए बोल दीजिए। हाँ, मुझे ई सर्टिफिकेट दे दे। My email is with you because that's more हर कोई दे कैन उसकी कॉपी कर सकता है। आप ग्लॉसी कार्ड पे कर ले, वो कार्ड बन जाता है। मतलब व्हाट इज ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है, जैसा आपको बेहतर लगता है। मैं जो है हम आमतौर पे वैसे हम जो है सर्टिफिकेट जो है कुरियर कर देते हैं,
लेकिन अगर आपको ई सर्टिफिकेट चाहिए तो हम ई सर्टिफिकेट फॉरवर्ड कर देंगे। मगर मैंने तो आज तक जितनी वर्कशॉप्स अटेंड किया है, अटेंडेड more than 30, even more than that. So like I have lots of certificates and all e-certificates. I just you just can take out a copy of it on a cardboard, on a glossy paper, maybe on a paper. बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से यही करते हैं कि हम अपनी तरफ से कोरियर सर्विस के जरिए जो हम सर्टिफिकेट जो पहुंचा देते हैं। और ठीक है, कोई क्वेश्चन है? मुझे आप ई सर्टिफिकेट भी भेज दीजिएगा प्लीज, बिकॉज दैट्स मोर feasible and easier for me, and I can keep a record. Why not use technology? If you are giving a workshop on technology, then you should be doing that way, not the other way. बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। हम आपको ई सर्टिफिकेट भी, हमारे पास दोनों फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं, लेकिन ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स, of course, what is e-certificate? You have a soft copy of it on your computer. You just give it to us, and by post you are going to send us the hard copy. It's one and the same thing. You make it on the computer, no? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ठीक है। किसी ने और कोई क्वेश्चन पूछना है, या हम अपने सेशन को यहाँ पर अब एंड करते हैं? 4 बज चुके हैं तकरीबन। मेरी तरफ से जो है आप सबको एक तो ये दुआ है कि जो कुछ हमने आज यहाँ पर सीखा है और जो कुछ आप सबने मुझे सिखाया है, वो हम सब कुछ अपने, वो हम सब जो कुछ हम सीख चुके हैं वो हम अपनी क्लासरूम में इंकॉर्पोरेट कर सकें। और मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोगों को जो है ये सेशन ठीक से अटेंड करने के लिए नहीं मिला। लाइक फॉर एग्जांपल अनुषा, ये बार इनका इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू हो रहा था, और भी हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स से अराउंड 10 पार्टिसिपेंट्स को आज यहाँ पर आना था। इस वक्त भी 5 पार्टिसिपेंट्स हमारे पास हैं, तो इसका मतलब है कुछ पार्टिसिपेंट्स अटेंड नहीं कर सके। तो जिन पार्टिसिपेंट्स ने अटेंड नहीं किया, मैं इसको जो है अपने सोशल मीडिया पर जो है अपलोड कर दूंगा, यूट्यूब पर या किसी जो है ड्राइव पर आपको जो है लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप इस सेशन को दोबारा से देख सकें, ताकि जो है ये आप सबका सेशन वेस्ट ना हो जो आप लोगों ने फी पेमेंट की है, ताकि जो है आप इस सेशन को अटेंड कर सकें। एज फार एज ई सर्टिफिकेट इज कंसर्न, मैं ई सर्टिफिकेट्स भी आप सबको फॉरवर्ड कर दूंगा, और आप उस फीडबैक फॉर्म को भी प्लीज आज मैं रात में 8-9 बजे तक आप सबको ई सर्टिफिकेट और ई रिसोर्स मटेरियल फॉरवर्ड कर दूंगा। उस रिसोर्स तो आप व्हाट्सएप पे करेंगे? जी बिल्कुल व्हाट्सएप, जी बिल्कुल व्हाट्सएप पे मैं आपको ई रिसोर्स मटेरियल भी फॉरवर्ड कर दूंगा, और मैं आपको ई सर्टिफिकेट्स भी फॉरवर्ड कर दूंगा। और उसके साथ साथ आप उस फॉर्म को जितनी जल्दी फिल करेंगे उतनी जल्दी मैं यहाँ से जो है अपने सर्टिफिकेट्स भी इशू कर दूंगा। तो जो जैसे अनुषा कह रही है कि मिस सम ऑफ द थिंग्स ड्यू टू इंटरनेट इशू, कोई मसला नहीं है। ये सेशन है इंशाल्लाह मैं अपने यूट्यूब चैनल पर या तो अपलोड कर दूंगा, या फिर मैं गूगल ड्राइव के जरिए आपको वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, तो आपको जो है कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, मेरे ख्याल है मेजॉरिटी जो यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं, राबिया भी यही कह रही हैं, अनुषा भी यही कह रही हैं, साइमा भी यही कह रही हैं, नादिया भी यही कह रही थी इससे पहले जब कि जो है आप ई सर्टिफिकेट फॉरवर्ड कर दें। अगर आप सबको ई सर्टिफिकेट ही चाहिए तो फिर हम ई सर्टिफिकेट ही फॉरवर्ड कर देंगे। मैं नहीं, ये फॉर्म फिल की जो राबिया जो आप बात करी, फॉर्म फिल जो अटेंडेंस फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात नहीं कर रहा मैं, फीडबैक फॉर्म अभी आप सबको रात में 8 या 9 बजे व्हाट्सएप के जरिए फॉरवर्ड करूंगा। उस फॉर्म को आपने फिल करके देना है, ताकि हम जो सर्टिफिकेट सेंड कर सकें। मेरी दुआ आप सबको कि आप सब जहां जहां पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला आप सबको तरक्की दे, आप सबके रिस्क में बरकत दे, आप सबकी टीचिंग एबिलिटीज में बरकत दे, और आपको जो है मजीद बेहतर बनाए, जितना कुछ सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करने की, अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाल्लाह आप सबसे आइंदा आने वाली वर्कशॉप में भी मुलाकात होगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज, और जो आप सबको बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Same to you. Very nice words. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. It was a lovely session, and I get to meet different people from different schools, and it was a good exposure. Thank you. Yeah, exactly. Allah Hafiz. Take care. Goodbye.